अच्छा अच्छा। वही चल रहा है, मैंने कहा कि नाम नहीं पता चलता। अतुल जी को नमस्कार। चलिए अब हम अपनी वेबिनार शुरू करें सर, क्योंकि फिर अच्छा ये क्या है कि वेबिनार्स मेरी ये 40 मिनट्स वाली होगी, और अगर टाइम अपनी वेबिनार्स पूरी नहीं होगी तो आप लोगों को इसी लिंक पे दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपन वेबिनार शुरू करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो ये इसको हम रेनी सीजन को हम अपने एग्रीकल्चर के हिसाब से, किचन गार्डनिंग के हिसाब से हम नया साल मानते हैं, क्योंकि इस साल इससे इससे पहले हमने बहुत गर्मी भी सही है, सूखा भी सिया है, कई चीजें बोई हैं, उग गई हैं, बड़ी भी हो गई है, पर फ्लावर्स नहीं आए। पर जो उग चुकी हैं या बड़ी हो गई है अब वो हमें फ्लावर्स देंगी, फ्रूट्स देंगी। उनके लिए हमें तो प्रतीक्षा जो हमने करी है वो अब, जैसे कहते हैं ना, प्रतीक्षा का फल मीठा होता है, तो अब वो प्रतीक्षा में अब फल आने शुरू होंगे, क्योंकि मौसम अच्छा हो जाएगा, ह्यूमिडिटी आ जाएगी, नमी आ जाएगी, तो सब अच्छा हो जाएगा। तो अब हम जो बात करेंगे कि हम किस तरह से रेनी सीजन की शुरुआत करें और उसमें क्या क्या हम कैसे शुरुआत करें। तो मैं अब शेयरिंग शुरू करता हूँ। आप सबको मेरे स्क्रीन दिख रही है? हेलो, हाँ जी ठीक है, दिख रही है। दिख रही हाँ है? जी, दिख रही ठीक है, तो अब मैं शुरू करता हूँ। हाँ, तो सबसे पहले मैंने आपने नया टर्म देखा होगा, रीजनरेटिंग एंड एनरिचमेंट। रीजनरेटिंग का मतलब होता है कि जो हमारी सॉइल है उसको हम वापस से रिचार्ज करें। जो पिछले साल मतलब जो सर्दियां उसने ली है, सर्दियों की फसल ली है, गर्मियों की फसल ली है, अब हमें आवश्यक है कि हम उसको दोबारा रिचार्ज करें नई क्रॉप लेने से पहले, नई वेजिटेबल्स लेने से पहले। अक्सर क्या होता है, कई बार कोई कह देता है कि अब हमारी मिट्टी बहुत बेकार हो गई है, अब हम इसको फेंक देंगे, दूसरी ले लेंगे। ऐसा हमें नहीं करना है। मिट्टी कभी खराब नहीं होती, उसकी कुछ कमियां हो जाती हैं, या उसमें या कुछ कीड़े लग जाते हैं, या कुछ वीड्स के सीड्स बढ़ जाते हैं, तो हम उसको रीजनरेट मतलब उसको पुनः जागृत करेंगे, मिट्टी को जो डेड हो गई है। अब डेड हो गई है उसका मतलब क्या होगा कि पानी नीचे तक नहीं जा रहा, सूखा, सूखी सूखी लग रही है, लाइफ नहीं लग रही उसमें, तो वो कहलाएगी कि सॉइल हमारी। इसके लिए कह दिया जाता है अक्सर कि हम अब मिट्टी बदल के नई मिट्टी लो। हमें मिट्टी बदलने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए आवश्यक है कि हम उसको एनरिचमेंट करें, या अगर उसमें कीड़े या बीमारी बहुत ज्यादा हो गई है तो हम उसको स्टेरलाइज करें। हालांकि स्टेरलाइज करने का समय पिछले महीने था, अब बरसात हो गई है, तो कोई बात नहीं, उस जो कम समय में हम जो स्टेरलाइजेशन कर सकते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। फिर दूसरा, पहला तो स्टेज हो गया हमारा स्टेरलाइजेशन ऑफ सॉइल। फिर उसका बाद होगा एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, जिससे हम पुनः अपनी मिट्टी की ताकत प्राप्त कर सकें। सॉइल अमेंडमेंट्स मतलब सॉइल टेक्सचर, उसका पीएच, उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, उन सबको हमें रिवाइव करनी है। और जो हमने ये कुछ प्लांट रेजिड्यूज वगैरह जो समर्स में हमने बिछा रखे थे सरफेस के ऊपर, उनको हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, क्योंकि जब बरसात आ जाएगी तो हमें ऊपर सरफेस के ऊपर अब ये मल्चिंग की जरूरत नहीं है। जब तक बरसात चल रही है अपन को मल्चिंग की जरूरत नहीं है, अपन ज्यादा से ज्यादा पानी अंदर चाहिए। इसलिए जितना भी अपन ने पत्तियां वगैरह अपन ने सॉइल कवर करने के लिए अब डाली थी, उन सबको हम अब उसमें इनकॉर्पोरेट कर देंगे, जिससे उनकी अब खाद बन जाए। फिर क्रॉप चॉइस, हम इस रेनी सीजन के हिसाब से कौन सी क्रॉप चॉइस लेंगे, किस तरह से सीड बोएंगे, और हम अपना पीएच और कैसे सही करेंगे, और बरसात से कैसे बचेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे। देखिए, सॉइल सॉइल कैसे होनी चाहिए, अपन मिट्टी की को जानते हैं। अब जैसे मैंने देखा, जो वास्तव में जो आइडियल सॉइल कंडीशन है उसमें होते 45% मिनरल्स होने चाहिए और 5% ऑर्गेनिक्स होना चाहिए।
और 25% एयर और 25% वाटर। मतलब उसमें पोर स्पेस भी होना चाहिए, एयर कैपेसिटी भी होना चाहिए, जब भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी उनकी। अब मिनरल सॉइल्स को अगर अपन देखा जाए तो 3 तरह के मिनरल्स होंगे, सैंड, सिल्ट और क्ले। ये 3 कंपोनेंट है सॉइल के, जो कि ये डिसाइड करते हैं कि हमारी सॉइल किस तरह की है। 20 to 30% एक आइडियल सॉइल में जो होना चाहिए, जिसको लोम कहते हैं, वो जो सबसे अच्छी सॉइल मानी जाती है, उसमें 20 to 30% क्ले होता है, 30 to 50% सिल्ट होती है और 30 to 50% सैंड होती है। ऐसी वाली मिट्टी में बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और पानी को रिटेन भी करती है और ड्रेन भी करती है। तो ड्रेनेज भी अच्छा होगा, ऑक्सीजन का मूवमेंट भी अच्छा होगा। अब अपन एक, मैंने आपको ये साइड में, राइट साइड में आपको जो ये बताया है कि सॉइल कितने तरह से होती है, अब मैंने एक मोटी तौर पे मैंने ये देखा कि दिल्ली की सॉइल, क्योंकि अपन मोस्टली काफी लोग दिल्ली के भी हैं और कोटा के भी हैं, तो दिल्ली की सॉइल सैंडी लोम एंड लोमी सैंड है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे आपके दिल्ली की सॉइल में क्ले पार्टिकल कम है, ऑर्गेनिक पार्टिकल कम है, इसलिए हमें आवश्यकता है कि हमें ऑर्गेनिक मटेरियल ज्यादा ऐड करना होगा, क्योंकि अपनी जो सॉइल है वो सैंडी लोम और लोमी सैंड है। तो हालांकि इस सॉइल में, आपकी सॉइल में फिल्ट्रेशन बहुत अच्छा होगा, पानी कम रुकेगा, अच्छा रहेगा, पर ऑर्गेनिक मैटर की आपके यहाँ जरूरत ज्यादा है। इसी तरह से अगर मैं कोटा की सॉइल की बात करूं तो कोटा में क्ले लॉम सॉइल है, इसमें ऑर्गेनिक कार्बन अच्छी मात्रा में है, पर क्ले ज्यादा है तो हैवीनेस है सॉइल में, मतलब क्रैक्स आ जाते हैं, पानी हम देते हैं तो इकट्ठा हो जाता है, वाटर लॉगिंग सिचुएशन आती है। इसलिए हर मिट्टी के कुछ फायदे हैं, कुछ तकलीफें हैं, कुछ फायदे हैं, नुकसान है। जैसे क्ले लॉम सॉइल जो हमारे यहाँ है उसमें ऑर्गेनिक कार्बन ज्यादा है, सैंडी लॉम में ऑर्गेनिक कार्बन कम होता है। क्ले लोम में श्रिंकेज वाली प्रॉब्लम होती है, जमीन जो ही पानी खत्म हो जाएगा और जमीन फटने लग जाती है और उसके ऊपर काम करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो टफ हो जाती है, खुदाई निराई गुड़ाई ये मुश्किल होती है, जबकि सैंडी लॉम और लोमी सैंड में आसानी से होती है। चलिए अब मैं आगे चलता हूँ। सॉइल स्टरलाइजेशन की मैं जो बात कर रहा था कि सॉइल स्टरलाइजेशन का मतलब, अगर हम सॉइल को स्टरलाइज करते हैं, हम उस एक तो अपने, अगर किसी ने कह दिया कि कंडम है, सॉइल कभी कंडम नहीं होती। अगर उसमें खरपतवार के बीज ज्यादा हो गए, बीमारी लग गई, कीड़े लग गई, फिर भी मिट्टी हमारी अपनी है। और अगर अपन ने उसको कंडम करा, हटा दिया, और इसके बाद में अपन जो मिट्टी आई अपन लेके आए, उसकी क्या गारंटी है कि वो अच्छी होगी। पर अगर अपन ने सोयल को स्टरलाइज कर लिया तो कम से कम ये तो पता रहेगा कि हमारे सोयल में अब वीड्स के सीड नहीं है, बीमारी नहीं है, कीटाणु नहीं है, कीड़े नहीं है। इसलिए ये अच्छा है कि हम अपनी सी सोयल को स्टरलाइज करें। उसके तरीके 2-3 होते हैं, जैसे सोलराइजेशन करना। अब चूंकि हम लेट हो चुके हैं, फिर भी हम आपको बताएंगे कि सोलराइजेशन और नहीं करके स्टरलाइजेशन के भी क्या तरीके हैं। अब इसके फायदे, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि शुरू में जैसे एक जनरल प्रॉब्लम आई निमेटोड्स की, मैंने खुद झेली है ये निमेटोड की प्रॉब्लम, कि जब निमेटोड्स आ जाते हैं तो कुकर बिट्स में विशेष तौर पे जड़ों में गांठें हो जाती हैं, बेलें चलती हैं, काफी अच्छी चलती हैं, फिर अचानक उनमें वो मुरझाने लग जाती हैं, फल फूल गिरने शुरू हो जाते हैं। उसका कारण होता है कि जड़ों में गांठें बन गई और निमेटोड्स आ गए। तो इसके लिए हमें, अगर मैं शुरू में ही ट्रीटमेंट कर देता तो शायद ये नुकसान मुझे नहीं होता। पर अब जब मुझे पता चला है तो अब मैंने इस सीजन में उसको ट्रीटमेंट दिया है। क्या दिया है ये मैं आपको अगली बार बताऊंगा। पर इससे ये फायदा हुआ कि मेरे को अपना पूरा मटेरियल बदलना नहीं पड़ा, और उसको ट्रीट करके अब मैंने वापस अपना एक सीजन छोड़ के अगले सीजन में मैं उस वाले कंटेनर्स में मैं अब कुकर बीट्स लगाऊंगा, क्योंकि कुकर बीट्स और ये भिंडी वाले पौधे बहुत ससेप्टेबल हैं निमेटोड्स के लिए। तो अब नुकसान इसका केवल एक यही है कि जो ये जैसे अपन कोई एंटीबायोटिक दवा लेते हैं तो हमारे जो बेनिफिशियल जो बैक्टीरियाज होते हैं हमारे स्टोमक में वो नष्ट हो जाते हैं खराब के साथ, जो नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो फिर हमें एंटीबायोटिक्स के साथ हमें सजेस्ट किया जाता है कि अब बी कॉम्प्लेक्स वगैरह भी लें, ये सब लें। इसी तरह से सॉइल में भी जो अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो भी अगर अपन सोलराइजेशन करेंगे तो वो भी खत्म हो जाएंगे। तो हमें ऐड करना पड़ेगा, एनरिचमेंट करना पड़ेगा। तो अगर
थोड़ा सा मैं जैसा कह रहा था कि अपन लेट हो गए, पर देखिए ये तरीका मैं बताता हूँ जो आपके अगले समर में काम आएगा। इसमें क्या देखिए कि जो अपने नर्सरी बेड्स हैं या जो अपने क्यारियां हैं, उनको हम पॉलीथीन, थोड़ा मिट्टी में पानी मिलाएंगे और प्लास्टिक की पॉलीथीन शीट से, मोटी पॉलीथीन शीट से उसको हम कवर कर देंगे, और इसके जो बाउंड्रीज हैं उसको हम गीली मिट्टी से ढक के कवर कर देंगे। इससे क्या होगा कि अंदर जो नमी है वो उसकी भाप बनेगी और काफी गर्मी पैदा होगी। और ये 15 से 30 दिन या 45 दिन पहले, मतलब मई में अपन शुरू कर दें, तो ये अच्छा से काम हो जाएगा। तो अभी हम ये नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं अपन, उसका ये तरीका है कि अब हम कुछ केमिकल्स यूज कर सकते हैं, जैसे फॉर्मलडाइड। केमिकल्स यूज करना हम लोग नहीं चाहते हैं, पर ये फॉर्मलिन है, ये गैसेस, ये जब ऐड करी जाती है तो बाद में इसकी गैसेस रिमूव हो जाती हैं और कोई ट्रेसेस नहीं रहते, कुछ दिनों बाद बिल्कुल ही नहीं रहते। इसलिए अपन स्टरलाइजेशन के लिए फॉर्मेलिन को यूज कर सकते हैं। फॉर्मेलिन, जिसको फॉर्मल्डिहाइड भी कहा जाता है, ये 38 to 40% कंसंट्रेशन में किसी केमिस्ट के यहाँ या केमिकल शॉप पे मिलेगा। तो करीब आधा लीटर फॉर्मेलिन को 25 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करा जाता है स्प्रे मशीन से, और फिर उसको कवर कर दिया जाता है प्लास्टिक शीट से। अब अपन बात करें अपन किचन गार्डन में कि पॉट्स में क्या करें, तो पॉट्स में भी हम इसी तरह से अपन कर सकते हैं। 20 ml पर लीटर के हिसाब से करीब 5 किलो सॉइल के लिए अपन मान के चले कि एक पॉट हमें जो करीब 14 इंच के या 16 इंच का है, उसमें कम से कम 5 किलो के आसपास मिट्टी आती है, उसको हम बैक कर देंगे। उसमें ये 20 ml पर लीटर 5 लीटर पानी में मिलाकर इसको अपन भिगो के और इसको प्लास्टिक बैग में बांध के रख देंगे 15 दिन के लिए। देखिए नीचे देखिए, करीब ये हमने इस तरह से करा, और उसको 10-15 दिन रखने के बाद उसको अपन वापस खोल के एयरेशन दे देंगे। तो इस तरह से हम अपन जो अपनी सॉइल खराब हुई हुई है, जिसमें वीड्स थे, उस जिसमें बीमारी थी, उसको हम दोबारा रीयूज कर पाएंगे। दूसरा और तरीके हैं जो इंस्टेंट है, कि हम माइक्रोवेव में भी अपन इसको कर सकते हैं। करीब 80 to 90 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आधा घंटे के लिए हम रख के और अपने सॉइल को ट्रीट कर सकते हैं, स्टेरलाइज कर सकते हैं। ओपन वेसल में जैसे मूंगफली भूनते हैं अपन मिट्टी में करके, वो भी वैसे भी अपन थोड़े से एरिया, थोड़े से अपन को करना है, ये अपन कर सकते हैं। खासतौर से पॉट्स में, जैसे खासतौर से जब अपन सकुलेंट्स या कैक्टसेस लगाते हैं तो अपन सोचते हैं कि स्टेरलाइज कर लें, क्योंकि वो बहुत ससेप्टेबल होते हैं वाटर लॉगिंग के। इसी तरह से उबला हुआ पानी भी डाल के करा जाता है, और फिर स्टीम प्रेशर कुकर में भी हम उसको स्टीम कर सकते हैं। ये तो तरीका हो गया हमारा सॉइल को स्टेरलाइज करने का। अब हम बात करेंगे एनरिचमेंट की। एनरिचमेंट ऑफ सॉइल हम कैसे करेंगे? ऑर्गेनिक मैन्योर से करते हैं, क्योंकि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक मैन्योर्स दो तरह की होती हैं, एक तो बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स और एक कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स। बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स मतलब जो हम ज़्यादा क्वांटिटी में हमें यूज़ करनी पड़ती है और उसमें एनपीके कंटेंट कम होते हैं, इसलिए हमको ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं। हमारे वेजिटेबल्स की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है, तो पर हम खाली इन बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर, जैसे खाली गोबर की खाद डाल दी, केचुए की खाद डाल दी या ग्रीन मैन्योर डाल दी, उनके भरोसे अगर अपन अपना वेजिटेबल ग्रो करेंगे तो हमें कम प्रोड्यूस मिलेगी, क्योंकि वो बहुत कम होती है और हमारा न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पौधे की ज़्यादा होती है। इसके लिए हमें आवश्यक है कि हम कुछ कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स डालें, क्योंकि जैसे गोबर की खाद में 0.5% नाइट्रोजन होता है, तो एडिबल ऑयल केक्स में 3 से 4% नाइट्रोजन होता है। तो इस तरह से हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गए कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स। एक थंब रूल अपन बना लें कि शुरुआत में जब हम अभी तैयारी कर रहे हैं बोने की, तो हम क्या क्या चीज़ें तैयार रखें, या पहले से ही जिसमें अपन को लगाना है उस ग्रोइंग मिक्सचर में हम इन सबको डाल दें। बाद में डालेंगे तो इतना इफेक्ट नहीं आएगा। अब जैसे गोबर की खाद है, केटल डंग मैन्योर है, ये हमें 1 किलो पर स्क्वायर फीट या 50-50% कंटेनर्स में मिलानी है। कंपोस्ट लीफ, जिसमें कंपेरेटिवली गोबर की खाद से ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं, वो हम 500 ग्राम पर स्क्वायर फीट या पर कंटेनर पर पॉट ले सकते हैं। इसी तरह से
फास्फोरस की हमें आवश्यकता होती है, जो कि इन केंचुए के खाद से या गोबर की खाद से पूरी नहीं होती, इसलिए हमें आवश्यक है फास्फोरस ऐड करना। उसके लिए PROM प्रोम को मैं आपको पहले भी बताया है प्रोम के बारे में, और अभी और बताऊंगा। ये करीब 20 ग्राम पर केजी सॉइल पर स्क्वायर फीट पॉट के लिए काफ़ी होगी। इसी तरह से हम बोन मील, जिप्सम, बोन मील 50 ग्राम्स पर केजी सॉइल और जिप्सम। अब ये फास्फोरस और बोन मील और ये जिप्सम, इन सब में कैल्शियम होता है, बोन मील में और जिप्सम में। अब जबकि हम ये टमाटर, चिलीज वगैरह लगाने वाले हैं, इनकी पोटेशियम, इसकी क्या कहते हैं, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है नॉर्मल से। इसलिए जब अब हम ये लगाने वाले हों तो आवश्यक है कि हम बोन मील और जिप्सम जरूर ऐड करें। रेट मैंने आपको बताइए कि 50 ग्राम्स बोन मील डालें, और ये पहले डालें क्योंकि ये बहुत स्लोली रिलीज होती है। तो अगर आप बाद में ऐड करेंगे तो ये अवेलेबल अगली वाले फसल को होगी, क्योंकि अपने वेजिटेबल्स का क्रॉप स्पैन 3 महीने का है मुश्किल से अपन ने, और इसको अवेलेबल 3 महीने तक, 2 महीने 3 महीने तक लग जाते हैं अवेलेबल होने में। तो अपन को शुरू में ही ये डालना है। इसी तरह से जिप्सम है, ऑयल सीड केक्स है, बाद में भी अक्सर डाला जाता है कि इसको पानी में घोल के डाल दें, पर ऐसा करेंगे तो इतना फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए हम जरूरी है कि जब अपन प्लांटिंग कर रहे हैं या बीज बो रहे हैं उसी टाइम अपन ऑयल सीड केक को डालते हैं। और सबसे अच्छी ऑयल सीड केक नीम की होती है, क्योंकि इसमें ये पेस्ट रेपेलेंट का भी कैपेसिटी होती है और इसमें इन सब से न्यूट्रिएंट ज्यादा होते हैं। अब हम बात करेंगे अमेंडमेंट की। जैसे मैंने आपको बताया, अमेंडमेंट क्यों मिलाएंगे, सर इसलिए मिलाएंगे कि उनमें ऑर्गेनिक मैटर होता है, वो इंक्रीज करते हैं सॉइल में, सॉइल का माइक्रोफ्लोरा को बढ़ाते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करते हैं, टेक्सचर और स्ट्रक्चर दोनों को इम्प्रूव करते हैं, जिससे कि प्रॉपर श्रिंकेज वगैरह नहीं हो, और एयरेशन बढ़ाता है। हेलो, द हेल्दी प्लांट ग्रोथ के लिए ये बहुत जरूरी है। इसी तरह से बैलेंसिंग द पीएच, वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पीएच अगर नॉर्मल होगी, मतलब स्लाइटली एसिडिक होगी, तभी जो अपने न्यूट्रिएंट्स अपन ने दिए हैं वो अवेलेबल होंगे, नहीं तो वो अवेलेबल नहीं होंगे। तो हम एनरिचमेंट किससे करेंगे, ये मैंने आपको बताया। पीएच का करेक्शन हम जिप्सम, एलम, एप्सम साल्ट, बटर मिल्क और काउ यूरिन से करेंगे। इसी तरह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम काउपिट, कोकोपिट और मैन्योर्स ऐड करेंगे। प्रोम, जैसा कि मैंने आपको बताया था, फास्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, इसका मैं जिक्र पहले भी कर चुका हूँ। जो पुराने लोग हैं, जो पहले भी अटेंड कर चुके हैं, वो इसके बारे में जानते हैं, पर मेरे को पता नहीं है कितने लोग अब यूज करना शुरू करा है। पर प्रोम हमें लिए बहुत आवश्यकता है। ये रॉक फॉस्फेट जो नेचुरली मिलता है, उसको हम जब कंपोस्टिंग करा जाता है उसी में मिलाया जाता है, और फिर उसका ये फर्टिलाइजर जैसा तैयार किया जाता है, और इसको हम डीएपी से रिप्लेस कर सकते हैं, बोन मील से रिप्लेस कर सकते हैं, और इसकी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, 20 ग्राम पर केजी सॉइल या स्क्वायर फीट। तो इसमें करीब 10.4% फास्फोरस होता है। जिप्सम, जिप्सम का मतलब कैल्शियम सल्फेट। ये दो तरह के न्यूट्रिएंट्स सप्लाई कर रही है, कैल्शियम और सल्फर, जो कि हमारे जो टमाटर वाले पौधे हैं, मिर्ची वाले पौधे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसके अलावा ये पीएच को भी इम्प्रूव करते हैं, ये न्यूट्रल होती है, मतलब 7 इसकी पीएच है। अगर हम 7 से ज़्यादा वाली पीएच में इसको वाली सॉइल में हम डाल रहे हैं तो वो उसको पीएच को कम करेगी, और एसिडिक सॉइल में ये इम्प्रूव करेगी, ये मेंटेन करेगी। तो हम इसको अवश्य यूज़ करें। मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर इसको अपन डालना बहुत जरूरी है। इसका जो डोज मैंने आपको बताई है वो 9 से 10 किलो पर 100 स्क्वायर फीट, या एक एक पॉट को मैं 12 से 14 इंच का एक पॉट मान रहा हूँ कम से कम, उसमें 90 से 100 ग्राम जिप्सम हम ऐड करेंगे। अब ये सब चीजें अपन को जब अपन सोइंग या ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं उसी टाइम। इसी तरह से एग शेल को हम जो अपने यहाँ अंडे अपन यूज कर रहे हैं वो भी कैल्शियम कंटेंट के लिए बहुत अच्छे हैं, उनको बढ़िया धो के क्रश करके सुखा के रख लीजिए, और ये रोज में
और टमाटर में और मिर्ची में इन सबको बड़ा फायदा है, क्योंकि इसमें कैल्शियम है। और हमें ध्यान रखना है कि धो के डालना है इसको, और ये स्लोली रिलीज है, इसलिए शुरू से ही डालना है। बोन मिल स्लॉटर हाउस का वेस्ट है, जो इसमें काफी नाइट्रोजन होता है, रेंज होती है इसकी 3% नाइट्रोजन से लेकर 15 फास्फोरस इसमें ज्यादा होता है, नाइट्रोजन कम होता है, और इसमें पोटाश नहीं होता है। तो ये स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइजर्स हैं, इसलिए उनको अपन को शुरू में ही डालना है। इसकी डोज करीब 4.5 किलो पर 100 स्क्वायर फीट या 45 से 50 ग्राम पर पॉट सीजन में एक बार डालनी है, जो कि शुरू में। ब्लड मिल भी अक्सर यूज किया जा सकता है, क्योंकि ब्लड मिल भी स्लॉटर हाउस का प्रोडक्ट है, ड्राई प्रोडक्ट है, बाजार में भी मिलता है ड्राई ब्लड के रूप में जो मिलता है। पहले भी कहा जाता था कि खून पिलाओ इसको, मछली का डालो तो अंगूर बहुत अच्छे आएंगे। तो वो सब इसलिए कि इनमें नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है, प्रोटीन ज्यादा होगा तो नाइट्रोजन ज्यादा होगा। फिश मील, जो आप मछली वगैरह घर में काम में ले रहे हैं, उसको यूं क्यों काम में लेके दबा सकते हैं या अपने उसमें मैन्योर पिट में डाल सकते हैं। तो इसमें भी 4:6:6 एनपीके होता है। सीवीड फर्टिलाइजर के लिए मैं हमेशा एडवोकेट करता हूँ कि सीवीड फर्टिलाइजर बहुत अच्छी चीज़ है। ये 100% नेचुरल है, वाटर सोल्यूबल है। ये 2 फॉर्म में मिलता है, ग्रेनुअल फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में। अगर अपन को सॉइल, इसमें कई सारे तरह के एंजाइम्स होते हैं, इसमें थोड़ा नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटेश भी होता है, 0.31, 1.63 और पोटाश 0.69%, जो कि ओवरऑल ग्राथ के लिए, फ्लावरिंग फ्रूटिंग अगर डिले हो रही है या फ्लावरिंग के टाइम पे हम इसको स्प्रे कर सकते हैं। ये दोनों फॉर्म में अवेलेबल होता है। इसको हम अगर शुरू में अपन डालते हैं तो आधी चम्मच एक पॉट में डाल दें पानी के साथ, और अगर अपन स्प्रे कर रहे हैं तो हम एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन बना सकते हैं किसका, ग्रेनुअल फॉर्म का, कि करीब 60 ग्राम इसको ड्राई पाउडर को एक लीटर पानी में घोल के 36 घंटे के लिए रख देंगे, और फिर उसमें से हम है ना, उसमें से 1 लीटर में से 100 ml लेके 1 लीटर पानी में घोल के हम स्प्रे करेंगे इवनिंग में, क्योंकि ये सब एंजाइम्स हैं। तो इसके बाद इनको कूल टेम्परेचर चाहिए, जो शाम के टाइम ही हम इसका स्प्रे करेंगे, जिससे कि ये यूटिलाइज हो जाए और डिसइंटीग्रेट नहीं हो। इसी तरह से लिक्विड एक्सट्रैक्ट है, उसको करीब आधा चम्मच अपन 1 लीटर पानी में जब भी फ्लावरिंग शुरू हो रही है या फ्रूट सेटिंग हो रही है उसका हम स्प्रे करेंगे, तो ये बहुत फायदेमंद पाया गया है। अब खली की बात करें, डी ऑयल केक्स, ये कहाँ से, ये कब आएगी, ये सीड ऑयल इंडस्ट्रीज के बाय प्रोडक्ट्स हैं, और ये ऑयल सीड क्रॉप्स के या कुछ ट्रीज के, जैसे महुआ व नीम व इन सब के भी होते हैं। तो ये 2 तरह की होती हैं, एडिबल ऑयल केक्स और नॉन एडिबल ऑयल केक्स। तो नॉन एडिबल ऑयल केक्स में ज़्यादा नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम होता है, जैसे अरंडी हुई, नीम केक हुआ, महुआ हुआ, करेंज हुआ, जेट्रोपा हुआ। जो नॉन एडिबल ऑयल केक्स हैं, इन ये पेस्टिसाइडल प्रॉब्लम इसमें इनमें वो भी होते हैं प्रॉपर्टीज, जबकि मस्टर्ड ऑयल केक जो एडिबल्स हैं उसमें इतनी नहीं होती है। तो नॉन एडिबल ऑयल केक्स कंपेरेटिवली हमें सस्ती भी मिलती है, और इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम ज़्यादा होती है, और ये सॉइल बोर्न पेस्टिसाइड्स, ये पेस्ट को रिपेल करती है, निमेटोड्स को, वो दीमक को, इन सब को रिपेल करती है। इसलिए अपन को ट्राई ये करना चाहिए कि जो नॉन एडिबल ऑयल केक्स है उनको हम यूज़ करें। बाद में पानी में देने से इतना इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ऑयल इसमें ऑयल होता है। अगर आप पानी में इसको मिला के या पीस के दे रहे हैं तो साथ में आपको थोड़ा शैम्पू मिलाना पड़ेगा अगर स्प्रे कर रहे हैं तो। पर ये इट इज बेटर टू यूज एट द टाइम ऑफ प्लांटिंग। अब देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अक्सर क्या होता है कि ऑयल केक्स वही यूज करी जाती है जो कि आपके रीजन में होती है। जैसे दिल्ली के आसपास सरसों की खली, सरसों ज्यादा होती है तो मस्टर्ड का यूज करते हैं। गुजरात में ग्राउंडनट ज्यादा होता है तो ग्राउंडनट का वहाँ पे खली ज्यादा यूज कर सकते हैं, करी जाती है, क्योंकि वो इजिली भी होती है। तो ये इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो एंटीबैक्टीरियल है,
एंटी सॉइल टर्माइट्स है, निमेटोड्स है, एंटी फंगल है, और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसमें एनपीके भी अच्छा होता है। एप्सम साल्ट, मतलब परेशान होते रहते हैं सब लोग, एप्सम साल्ट कहाँ से लाएं? इट इज ए मोर और लेस सेंधा नमक। तो सेंधा नमक जो होता है, जो हम अपने किचन में यूज करते हैं, फास्ट में यूज करते हैं, वो वही सेंधा नमक एप्सम साल्ट है, जो कि मैग्नीशियम सल्फेट है। तो कई बार इन जो जिनको सोडियम नहीं लेना होता है, ये ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम वगैरह होती है, उनको भी ये सजेस्ट किया जाता है कि आप सेंधा नमक काम में लीजिए। तो एप्सम साल्ट जो होता है उसमें मैग्नीशियम और सल्फर, अब मैग्नीशियम और सल्फर दोनों कॉन्स्टिट्यूट है क्लोरोफिल के। इसका मतलब अगर ये हम देते हैं तो फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा, क्लोरोफिल ज्यादा बनेगा, तो हमें जो फूड्स अच्छा बनेगा, प्लांट को फूड अच्छा मिलेगा, और ये पीएच को भी रिड्यूस करता है। तो हम उसको स्प्रे के यूज कैसे करेंगे? अगर अपन स्प्रे कर रहे हैं तो 2 चम्मच, मतलब लगभग 30 ग्राम एप्सम साल्ट को 5 लीटर पानी में घोल के महीने में एक बार स्प्रे करेंगे सॉइल में। कि सॉइल की बात हो रही है, प्लांट की बात नहीं हो रही है। और अगर अपन सॉलिड फॉर्म में दे रहे हैं तो आधी चम्मच प्लांट के आसपास नीचे डाल देंगे। इसमें कई बार वो चींटियों का भी और ये जो स्नेल्स और स्लेजेस आते हैं उनसे भी छुटकारा मिलता है अगर अपन एप्सम साल्ट बिखेर के रखते हैं। अगर नॉर्मल साल्ट अगर अपन डालते हैं स्लेजेस के लिए तो सॉइल की सैलिनिटी बढ़ जाती है, पर अगर एप्सम साल्ट हम डालते हैं तो सॉइल की ग्रोथ पे, उसकी हेल्थ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो हम एप्सम साल्ट को यूज कर सकते हैं सेफली। इसी तरह से फिटकरी की बात कर रहा था मैं। फिटकरी इज वेरी गुड फॉर इम्प्रूविंग, रिड्यूसिंग द एल्कलिनिटी ऑफ द सॉइल। इसको हम कैसे यूज करेंगे? 5 ग्राम या 1 चम्मच फिटकरी को पीस के 1 लीटर पानी में घोल के हम मिट्टी में डालेंगे। ध्यान रखना है कि ये पौधों पे नहीं गिरना चाहिए। और ये एक और, अगर अपन जो कोकोपिट ब्रिक्स को अपन यूज कर रहे हैं, वॉशिंग कर रहे हैं, तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि 2 या 3 बार उसकी वॉश करना चाहिए। तो इसको हम लास्ट वाली वॉशिंग में हम थोड़ा सा फिटकरी डाल देंगे तो उसकी ईसी और पीएच दोनों रिड्यूस हो जाएंगी, जो कि हमारे को, जिसकी हमें आवश्यकता है। तो ध्यान हमें क्या रखना है, क्योंकि इसके पीएच कम है, पौधे के ऊपर नहीं गिरना चाहिए, केवल सॉइल में अप्लाई होना चाहिए। और इसको बनाने के बाद करीब 1 घंटे तक रखना चाहिए जिससे ये अच्छी तरह से घुल जाए। फिर इसको शाम के टाइम ड्रेंच करना चाहिए और महीने में एक बार हम इसको करना चाहिए जर्मिनेशन के बाद में। इसी तरह से जैसे मैंने आपसे कहा कि हमें लेटर स्टेज के ऊपर हमें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। तो अब क्योंकि हमें वेजिटेटिव फेज होता है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज आता है, तो वेजिटेटिव फेज में हमें एनपीके की कम रिक्वायरमेंट होती है, जबकि रिप्रोडक्टिव फेज आते ही, मतलब फ्लावरिंग शुरू होते ही फ्रूटिंग तक, मैच्योरिटी तक, हमें थोड़ी ज्यादा नाइट्रोजन कम और फास्फोरस ज्यादा चाहिए और पोटेश ज्यादा चाहिए, जिससे कि हमारा जो फ्रूट है उसमें अच्छी तरह से वो अच्छा पके, अच्छा साइज बने, अच्छी चमक आए। तो इसके लिए हम इनको यूज करने में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इनका रेजिडुअल नहीं रहता है। तो करीब आधा चम्मच अपन इसको यूज कर सकते हैं 1 लीटर पानी में, इसको डाल सकते हैं। और अगर मिट्टी में डालना है तो 1 चम्मच तक डाल सकते हैं। तो ये अलग अलग फॉर्मुलेशन मिलते हैं। तो अर्ली स्टेज के ऊपर हम 19-19-19 या 12-12 का यूज कर सकते हैं। और लेटर स्टेज में जब हमारा फ्लावरिंग फ्रूटिंग शुरू हुआ है तब अपन 0-52-34 या इसमें नाइट्रोजन भी मिलता है थोड़ा, पर फास्फोरस पोटाश ज्यादा होता है, और भी कई कंपनीज इसको बनाती हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमें पीएच करेक्ट करनी है, तो पीएच करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? जैसे अब मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक मैटर ऐड करेंगे तो पीएच करेक्ट हो जाएगी, डाउन हो जाएगी एल्कलिनिटी। एलिमेंटल सल्फर मिलता है, ये 5 से 10 ग्राम पर स्क्वायर फीट सॉइल में हम ऐड कर सकते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट, जिसे एलम कहते हैं या जिप्सम कहते हैं, ये ऐड कर सकते हैं हम। वाइट विनेगर, जो सिंथेटिक विनेगर होता है, उसको 20 ml पर लीटर वाटर में मिलकर ड्रेंच कर सकते हैं। इसी तरह से खट्टी छाछ,
को भी हम 50 ml पर लीटर वाटर में हम घोल के इसको जमीन में डाल सकते हैं। इसी तरह से एलम के मैंने आपको बताया था, वो भी हम डाल सकते हैं। तो इन सब को अपन को बफर बनाने के लिए, मतलब अपना पीएच कम रहे, इसके लिए इन सब को हम महीने में एक बार यूज करेंगे। एसिड, मैंने आपको कई बार कहा कि एसिड एसिड एल्कलिनिटी एसिडिटी, तो ये क्या होती है? ये अगर अपन देखा जाए तो एक रेंज होती है जो 0 से 14 के बीच में होती है। 7 तक जो एसिडिक कहलाता है, और 7 के बाद 8 से 14 तक ये एल्कलिनिटी कहलाता है। पर हमारे को जो सॉइल चाहिए वो 6.5 टू 7.2, मतलब स्लाइटली एल्कलाइन और स्लाइटली एसिडिक, ये हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसी में प्लांट्स अच्छे सरवाइव करते हैं, अच्छी ग्रोथ आती है, न्यूट्रिएंट्स जो हम देते हैं वो भी अवेलेबल होते हैं। हालांकि कुछ है वेजिटेबल्स जो 7 to 8 pH के बीच में भी, जैसे कैरेट्स हुआ, सेलरी, पार्सली, स्पिनच, कैबेज, कॉलीफ्लावर, वो भी अच्छे हो जाते हैं। पर अगर हमारे pH 6.5 to 7.2 होगी तो वो हमेशा अच्छी रहेगी। तो ये pH मीटर से हम मेजर कर सकते हैं। अब अपन घर में कहाँ से लाएंगे, इसको कैसे करें? तो अपन किचन गार्डन वाले हैं, तो अपन किचन से ही इस pH को भी मेजर करेंगे। जैसे ही मैंने अपने ये खुद मैंने देखा था कि किस किस से में कितनी पीएच होती है। जैसे बटर मिल्क है, हालांकि बटर मिल्क 3 दिन पुरानी, 7 दिन पुरानी, 10 दिन पुरानी, इस पे डिपेंड करता है कि उसमें कितनी खट्टी हुई। तो ये 1 वीक पुरानी जो बटर मिल्क है उसमें 3.1 पीएच थी। इसी तरह से ऑर्गेनिक विनेगर जो ऑर्गेनिक है उसमें 2.5, सिंथेटिक विनेगर, दोनों का ऑलमोस्ट सेम पीएच होती है। वर्मी वाश अगर हम यूज कर रहे हैं तो 7.5, गार्डन सॉइल जो मेरी थी वो है 7.4, कोकोपिट जो मैं यूज कर रहा हूँ उसकी है 7.5, और कोकोपिट और वर्मी कंपोस्ट दोनों मिलाए मैंने तो उसकी पीएच होगी 7.2। जैसे मैंने कहा ना कि आपको मैन्योर मिलाने से पीएच रिड्यूस होती है। गोबर जो ड्राई काउडंग, इसका 7.6, वर्मी वाश 7.12, 2 बार आ गया वैसे, एप्सम साल्ट 7 एंड कॉमन साल्ट 7.5। ये पीएच की इसकी रेंज है। कुछ अब इंडिकेट करने के लिए हमारे पास कुछ बड़े देसी मेथड है, जैसे चुकंदर हुआ। चुकंदर का जो रस है, अपन पहले क्या करेंगे इसको निकालने के लिए कि मिट्टी को, थोड़ी सी मिट्टी 1 गिलास पानी में घोल के करीब 1 घंटे के लिए रख देंगे, फिर उसको अच्छी तरह से हिला के छोड़ देंगे, और जब वो ऊपर ऊपर का जो पानी रह जाएगा उसको हम अलग निकाल लेंगे। अब उसके अंदर हम ये कुछ सॉल्यूशंस डालेंगे। जैसे अगर अपन ने चुकंदर लिया, उसका जो जूस निकाला और उसको अगर अपन ने डाला, तो अगर वो रेड से पर्पल हो जाता है तो वो स्लाइटली एसिडिक है, बेसिक सॉल्यूशन जो है। इसी तरह से लाल और काले अंगूर होते हैं, उसमें एंथोसायनिन होता है, वो भी अगर उसमें हम डालते हैं तो ये अगर लाल रंग का हो जाता है तो एसिडिक है, और वायलेट कलर का है तो आपका सॉइल बेसिक नेचर की है। इसी तरह से कैबेज का है, गुलाब की पत्तियों का है, हल्दी का है। हल्दी का तो अपन देखते हैं कई बार अपने कपड़ों पे गिर जाती है जब उसको धोते हैं कपड़ों को, तो वो तो या तो वो चूंकि साबुन सलाइन होता है, एल्कलाइन होता है, तो वो रेड कलर के हो जाते हैं। तो इस हल्दी के उससे भी हम पीएच को मेजर कर सकते हैं। इसी तरह से चाइना रोज, बहुत आसान तरीका है, मैंने निकाला जो मैंने खुद किया। ये देखिए, ये जो है एक मिनट, स्पॉटलाइट में, अब ये देखिए, ये मैंने 3 घोल बनाए। एक घोल मैंने बनाया साबुन का, शैम्पू डाला, और एक में चाइना रोज डाला। तो इसका एक्सट्रैक्ट कैसे बनाया चाइना रोज का, उसको पानी में डाल के रख दिया 1-2 घंटे, या उसको थोड़ी सी देर के लिए मैंने गर्म पानी में डाल दिया, तो ये इस तरह का घोल बन गया चाइना रोज का। लेमन जूस
मतलब नींबू का रस इसमें डाला, मतलब ये एक एसिडिक हो गया, एक अल्कलाइन हो गया, और एक ये अपना चाइना रोज का एक्सट्रैक्ट हो गया। अब इसमें से हमने 1 चम्मच इसमें डाला तो एसिडिक था, तो वो पिंक कलर का हो गया। सॉरी। और ये साल्ट में डाला तो ये एल्कलाइन या ग्रीन शेड आ गया। इससे अपन ने मेजर कर लिया कि हमारा जो सॉइल टाइप है या पानी, इवन वाटर, उसको भी अपन मेजर कर देख सकते हैं कि हमारा अल्कलाइन है या कर। और इससे भी आसान तरीका मैंने देखा कि एक सिंपल व्हाइट पेपर के ऊपर मैंने अपने इस चाइना रोज, जो लाल वाला देसी जो चाइना रोज होता है, उसको मैंने रगड़ लिया पत्ते पे, तो वो मेरा बन गया पीएच पेपर। और उसमें अलग अलग स्पॉट पे, जैसे ये ऊपर वाला जो स्पॉट था, इसके ऊपर मैंने नींबू का डाला रस, तो ये बन गया पिंक कलर का। और ये नीचे साबुन का डाला तो ये हो गया ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन का। तो इससे इस तरीके से मैंने इसको कर रहा। तो आप भी अपने यहाँ पे इसको इस तरह से बढ़ा सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं किचन गार्डन की। अपन ने अभी तक बात करी कि क्या क्या अमेंडमेंट यूज करेंगे, कैसे अपन पीएच को करेक्ट करेंगे, किस क्या क्या स्टरलाइजेशन करेंगे। अब अपन शुरुआत करते हैं हमारे किचन गार्डन की, कि हम कैसे करेंगे। कि किचन गार्डन शुरू करने से पहले हम क्या क्या देखेंगे कि हमारे पास कितनी स्पेस है, कितने सनशाइन आवर्स हैं, कितनी क्वांटिटी और कितनी क्वालिटी पानी की है, कैसी है, टाइप ऑफ कंटेनर कौन से यूज करेंगे, वेजिटेबल्स अपनी चॉइस से उसको सेलेक्ट करेंगे, अपनी रिसोर्स अवेलेबिलिटी के हिसाब से क्या क्या प्लांटिंग मेथड होंगे, प्रिपरेशन ऑफ पॉटिंग मिक्सचर, एक्वेंटेंस विद ऑर्गेनिक मैन्योर अपन मैंने आपको बता दी, और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स हम किस तरह से यूज करेंगे। थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बताऊंगा, क्योंकि ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे हमारे पास जो किचन गार्डन है वो हम 2-3 तरीके से अपन सबके पास है। जिसके पास जमीन है वो इन ग्राउंड का है, मतलब प्लॉट में जगह है, वो बहुत आसानी से कर सकता है, क्योंकि सॉइल में इनहेरेंट कैपेसिटी होती है न्यूट्रिशन देने की, पानी भी जल्दी से वो ड्रेन हो जाता है। तो इन ग्राउंड की कोई बराबरी नहीं है। पर कंटेनर में हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसमें सॉइल मीडिया में मैनेज करना पड़ता है, उसकी ऑर्गेनिक कंटेंट, उसका फर्टिलिटी को में भी मैनेज करना पड़ता है। फिर विंडो बॉक्स जो बालकोनीज वगैरह में हम कर रहे हैं, और रूफ टॉप पे कर रहे हैं, ये अब डिफरेंट हो गए। तो सनशाइन आवर्स के हिसाब से अगर 3 to 4 आवर्स का सनशाइन है तो हम कुछ वेजिटेबल्स जैसे पालक, मेथी, धनिया, पुदीना, एमरेंथस वगैरह लगा सकते हैं। और अगर हमारे पास 4 to 6 आवर्स ऑफ सनशाइन है तो हम इससे ऊपर वालों के अलावा सैलेड क्रॉप्स, रूट क्रॉप्स और बीन्स लगा सकते हैं। और अगर हमारे पास पूरे सनशाइन है तो हम सब कुछ लगा सकते हैं, यहाँ तक कि मक्का भी लगा सकते हैं। तो आवश्यकता क्या है अब इसके बाद, कि पानी हमारे पास प्रचुर मात्रा में है और अच्छी क्वालिटी का है। अब बात करें हम सीड्स एंड सोइंग की। तो आप लोग सब वैसे भी जानते हैं, कई बार ऐसा होता है कि अपन सीड्स का सोइंग करते हैं तो ये पता नहीं होता है कि किसको ट्रांसप्लांट करना है और किसको डायरेक्ट करना है। तो मोस्टली जो बोल्ड सीड्स होते हैं उनको डायरेक्टली लगाया जाता है, जिनकी डिस्टेंस फिक्स होती है। जैसे तोरई, लौकी, भिंडी, तोरई को हम लगाएंगे दूर, कम से कम 6-6 फीट दूर लगाएंगे, लौकी को, भिंडी को हम 1-1 फीट दूर लगाएंगे। तो वहां पे अपन 2-2 बीज बो देंगे, जैसे एक बीज हटा देंगे जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो जो बोल्ड सीड्स है उनको हम ओवरनाइट भिगो के रखेंगे। पर अगर आपके जमीन ऑलरेडी गीली है, जैसे बरसात हो चुकी है, तो हम उसको हम नहीं करेंगे, भिगोएंगे नहीं, डायरेक्ट ही सो करेंगे। नहीं तो हो सकता है कि है ना वो बीज सड़ जाए, क्योंकि जो सोक करने में क्या होता है, थोड़ा सा निकल जाता है, उग जाता है। पर अगर उसको शुरू से इतना ज्यादा पानी मिलेगा तो हो सकता है खत्म हो जाए। इसलिए अगर आपके जमीन में पानी ऑलरेडी भरा हुआ है, अच्छा सैचुरेटेड है, तो हम बिना, हेलो कौन किसी की आवाज आ रही है, म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो और अगर हार्ड सीड कोट है तो हम उस सीड को हम विनेगर में डीप कर सकते हैं। विनेगर का मतलब सिरका हुआ। उससे क्या हुआ कि जो उसका सीड कोट है, जैसे करेले वगैरह होता है वो ज्यादा हार्ड होता है, तो लौकी का भी ऐसे हार्ड होगा। तो अपन अगर थोड़ा सा उसमें
ये सिरका डाल दे, विनेगर डाल दे, तो सीड को लूज हो जाएगा और जर्मिनेशन जल्दी हो जाएगा। फिर आता है स्मॉल सीड्स, मतलब वो सीड्स, वो पौधे जिनका बीज तो छोटा है पर उनको अलग अलग दूरी पे लगाना होता है, उसके लिए भी हम नर्सरी तैयार करते हैं। फिर कुछ ऐसे स्मॉल सीड्स होते हैं जिनको अपन बहुत कम प्लांट डिस्टेंस पे लगाते हैं या फिर लगाते ही नहीं है, रेगुलर लगाते हैं। जैसे मेथी, धनिया, पालक, इनको हम डायरेक्टली सोन करेंगे। और फिर जैसा मैंने आपको कहा, सीड ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, कई सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं शुरू में ही। जैसे वायरस वगैरह भी होता है, कई सीड बोर्न डिजीज होती है जो सीड के साथ आती है, तो उसको हम वैसे बेविस्टिन यूज करना बहुत सेफली है, आप यूज करिए। नहीं तो अगर आप सिनामिन या काउ यूरिन में भी डिप करेंगी तो भी इफेक्ट आएगा। टाइप्स ऑफ नर्सरी, वैसे तो चूंकि कई तरह की नर्सरीज होती हैं, पर अगर अपन रेनी सीजन में हम कर रहे हैं तो हम रेज बेड में करेंगे, मतलब जमीन से ऊपर उठा हुआ। क्योंकि पानी नहीं भरना चाहिए जहां आपने बीज डाला है, इसके जितना पानी गिरे वो नीचे रहे, बीज को ऊपर नहीं जाए। तो इसके लिए हम रेज बेड बनाएंगे। और उसको जब बीज बो दें, मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप बीज बो दें तो उसको प्लास्टिक की शीट से, पॉलिथीन की शीट से उसको ढक दें, जब तक उग नहीं जाए, दो दो पत्ते नहीं निकल आए, तब तक उसको आप प्लास्टिक शीट से ढके रहें। और जब वो निकल आए तो उसको हम बाहर निकाल दें और एक छोटा सा मॉस्किटो नेट अपन डेवलप करें, जिन जो अपने नर्सरी के ऊपर हम डाल दें। उससे क्या होगा कि चिड़िया, कीड़े और ये गिलहरीज वगैरह बहुत आती है, इवन द वायरस आता है अर्ली स्टेज के ऊपर, उससे हम बच जाएंगे। अब कोकोपीट, कई अभी कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे कि कोकोपीट कितना गीला रखें, कितना क्या करें, और पूरा सुखाना जरूरी है या नहीं हो रही है, ऐसा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में था। तो इसको हम अगर यूज कर रहे हैं खास तौर से नर्सरी के लिए, तो ये तो मैंने आपको छोटा बताया। मैं क्या करता हूँ कि एक खाद वाली बोरी जिसमें छोटे छोटे छेद भी होते हैं, उसमें कोकोपीट ब्रिक्स को डाल के एक ड्रम में डाल देता हूँ, और फिर वो ड्रम को पानी से भर देता हूँ, और फिर वो टेढ़ा करके मैं बोरी को ऊपर से पकड़ के, और ब्रिक अंदर ही रह जाती है, और पानी को निकाल देता हूँ, और फिर उस को बाहर निकाल देता हूँ बोरी को। फिर क्या होता है कि रात भर छोड़ दी, फिर उसमें से सारा पानी निकल गया, फिर उसको वापस कंटेनर में डाल के ऐसे 2 बार करके उसके सारी एल्कलिनिटी कर दे, बाहर निकाल देते हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा है कि आखिर वाले में हम चाहें तो थोड़ा सा फिटकरी मिला देंगे, तो और ज़्यादा उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। और उसको हम ड्राई करें या सेमी ड्राई करें, सेमी ड्राई इसलिए कर दें क्योंकि फिर वो आसान हो जाएगा, उसको उसमें वर्मी कंपोस्ट वगैरह मिलाना, पूरा सुखाने की जरूरत नहीं है। अब ये ट्रे में मैं लगाया करता हूँ, जैसे सिंपल ये प्रो ट्रे आती है जिसमें 2 तरह की होती है, बोल्ड सीड के लिए बड़ी, और छोटे सीड के लिए छोटी छेद वाली, 100 से 80 के बीच में इसमें होता है। और एक हमें चाहिए स्ट्रेच रोल, क्योंकि मैं कवर करने की आदत है बीज को। अब देखिए, अब ये प्रो ट्रे बनाई, तो इसमें हमने स्ट्रेच किया, इस तरह से इसको कोकोपीट हमने अच्छी तरह से भर दिया। इस जब भी अपन नर्सरी ग्रो कर रहे हैं तो अपन को वर्मी कंपोस्ट डालने की, मैन्योर डालने की जरूरत नहीं है, केवल कोकोपीट में अपन नर्सरी को ग्रो करेंगे। फिर इसके बाद हमने तो एक पेंसिल से छेद किया और एक एक बीज डाल दिया। एक तो जब अपन इस ट्रे में अपन तैयार करते हैं तो हमारा सीड बहुत कम लगता है, ये एक फायदा होता है, और उगता 90% से ज्यादा उग जाता है बीज। जब ये हम पूरा करके उसको अच्छी तरह से प्रेस करके, फिर हम इस जिलेटिन की वाली शीट को हम इससे ढक देंगे। इससे क्या फायदा होगा कि हमें पानी नहीं देना पड़ेगा, और जब तक 2 पत्ते नहीं आए उसके बाद हम उसको रखते हैं। और उसके बाद हम भी पानी या तो उस शावर के हिसाब से शावर से देंगे, या उसके नीचे इस तरह से अपन जैसे ईंट का बना लिया क्यारी, उसके अंदर इस ट्रे को रख दिया, तो नीचे से पानी चढ़ता रहेगा, तो सीडलिंग्स में नुकसान नहीं होगा। अब
जो नर्सरी के टाइम में जो दो तरह के अक्सर बीमारी और कीड़े आते हैं, एक तो होता है डैम्पिंग ऑफ, मतलब पौधों के छोटे छोटे से पौधे टेढ़े होके गिर जाते हैं या टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो लाइट की कमी है, तो अक्सर अपन कई बार देते हैं जिधर लाइट होती है ना उस तरफ सारा घूम वो स्लेंटिंग हो जाते हैं। तो डैम्पिंग ऑफ जो है वो वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद या किसी से मिला, इसलिए मैं कह रहा था कि गोबर की खाद नहीं मिलाइए, नहीं तो क्या होता है कि कुछ बीमारियां उसके साथ में आ जाती हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक तो प्रॉपर लाइट चाहिए और एक प्रॉपर सी ट्रीटमेंट, जिसके लिए मैं कहता हूँ। फिर दूसरा अक्सर आता है लीफ माइनर। तो लीफ माइनर एक लार्वा होता है जो इसकी जो स्किन होती है उसके नीचे एग लेइंग हो जाती है और वो कीड़ा अंदर अंदर घूमता रहता है। तो इनसे बचने के लिए, ये बाद में भी आता है, तो इसलिए जरूरी है कि हम उन पत्तों को हटा के दूर फेंक दें या कहीं पे डमे उसको खत्म कर दें। और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का स्प्रे हम उगने से, बीज उगने के 7 दिन बाद से हर तीसरे चौथे दिन हमको स्प्रे करना होगा। अब देखिए मैंने मच्छरदानी लगा रखी है, इसमें मैं पौधे लगा देता हूँ, तो जब तक बड़े नहीं होते, जब तक फ्लावरिंग नहीं होती, जैसे खास तौर से टमाटर हुआ, मिर्ची हुआ, बैगन हुआ, जिसमें वायरस की संभावना ज्यादा होती है, तो इस तरह से अगर ढकने से क्या होता है कि वो उस स्टेज तक, फ्लावरिंग तक अगर वायरस नहीं आया तो फिर प्लांट में इम्यूनिटी भी आ जाती है। अगर थोड़ा बहुत वायरस बाद में, उसके बाद अपन कंट्रोल कर सकते हैं अपने ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड से। अगर फिर भी आ जाता है वो, तो उसमें इतना मतलब अपने को कुछ ना कुछ फल तो दे जाएगा। मिक्सचर्स फॉर कंटेनर, सॉइल में तो कोई दिक्कत नहीं है कि अपन ने वर्मी, जो अगर आपके पास सॉइल है तो आपने गोबर की खाद अच्छी या वर्मी कंपोस्ट या लीफ मैन्योर अच्छी तरह से मिला ली। पर अगर अपन कंटेनर पे कर रहे हैं, अगर सॉइल लेस मीडियम में ग्रो कर रहे हैं, तो कोकोपिट और कंपोस्ट दोनों में मिला के अपन उसको 3:1 के रेशियो में अपन लेंगे। इसी तरह से दूसरा तरीका होता है कोकोपिट प्लस सॉइल प्लस कंपोस्ट। कई बार क्या होता है, अपन सोचते हैं कि कोकोपिट बहुत सॉइल लूज रहती है, अच्छी नहीं रहती, तो अपन सॉइल, वी कैन ऐड सॉइल विद द कोकोपिट आल्सो इन द रेशियो ऑफ 1:1:1। फिर सॉइल प्लस सैंड प्लस मैन्योर का एक ट्रेडिशनल अपना मिक्सचर है जिसको हम ग्रो कर सकते हैं। कंटेनर्स डिपेंड करेगा आपकी ये क्रॉप, मतलब वेजिटेबल्स की प्लांट हाइट कितनी है, उसकी रूट हाइट कितनी है, कितने डेप्थ में रूट जाता है। उस वजह से पालक वगैरह के लिए अपन 6 इंच का भी यूज कर सकते हैं। मूली वगैरह लेंगे तो हमें 1 फीट का लेना पड़ेगा। इसी तरह से जितना बड़ा प्लांट होगा उसके जितनी रूट्स को स्पेस चाहिए होगी उसके हिसाब से अपन उसको करेंगे। कुछ आजकल जियो फैब्रिक ग्रो बैग्स भी आ रहे हैं जो कि टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, अल्ट्रा यूवी बैग्स आ रहे हैं, तो अपन वी कैन यूज देम। और ये अगर अपन को बड़े लगाने हैं तो इस तरह से एचडीपीई के कंटेनर्स यूज करे जाते हैं जिनके ऊपर फ्रेम बना हुआ होता है, और इसके ऊपर हम ग्रीन नेट भी लगा सकते हैं। बरसात आती है तो हम प्लास्टिक नेट भी लगा सकते हैं। और इनमें ड्रिपर की भी सुविधा होती है और ड्रेनेज की भी सुविधा होती है। अगर आप ये एक पुराना मेथड है कि अपन इसको यूज कर सकते हैं, एक दीवार के पैराफिट वाल के पास में अपन ईंटों की बाउंड्री बनाकर हम इसको लगा सकते हैं। और पर जरूरी ये है कि बाउंड अपन इसका इंसुलेशन या लेमिनेशन अच्छी तरह से करें, नीचे टाइल्स वगैरह लगी हुई हो जिससे कि नीचे सीपेज नहीं जाए, पानी जमीन में नमी नहीं जाए। अब एक शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि ये प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स अपन बाद में लेंगे, पर एक जनरल एक बात है कि अगर प्रिवेंटिव, दो तरह के होते हैं कंट्रोल मेजर्स, एक तो प्रिवेंटिव और एक कंट्रोल। प्रिवेंटिव का मतलब बीमारी या कीड़े आने से पहले जो किया जाता है उससे बचाव के लिए, और कंट्रोल का मतलब हो गया हाँ, आने के बाद जो स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए वो कंट्रोल मेजर किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है, ऑर्गेनिक में बहुत जरूरी है कि हम प्रिवेंटिव ही करते जाएं, क्योंकि एक बार अगर कीड़ा आ गया या फल के अंदर घुस गया तो फिर वो हमारा कोई भी पेस्टिसाइड ऑर्गेनिक जो है वो कंट्रोल नहीं करता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि हम इन सब पेस्टिसाइड्स को रिपीटेडली काम लें। अगर बीमारी आ गई है तो 3-4 दिन में लें, और अगर नहीं आई है तो सप्ताह में एक बार स्प्रे करें। और इसके लिए आवश्यक है कि हम अलग अलग तरह के यूज करते जाए। जैसे एक दिन, इस सप्ताह में एक दिन हमने काउ यूरिन ले लिया, एक बार नीम बेस्ड पेस्टिसाइड ले लिया,
एक बार टोबैको लीव्स ले ली, उसको भी जैसे अपने टोबैको के जो पाउच जो पान की दुकान पे मिलते हैं, जैसे एक बड़ा सा एक पाउच मिलता है करीब 5-7 रुपए का, 10 रुपए का मिलता है, उसको एक बाल्टी पानी में घोल के रख लिया और उसको 24 घंटे बाद अपन उसका स्प्रे कर सकते हैं। इसी तरह से बटर मिल्क हो गया, तो अपन बदल बदल के स्प्रे करते रहेंगे तो कई तरह के कीड़े अपन उस कंट्रोल कर पाएंगे। इसी तरह से कुछ कंपेनियन क्रॉप्स भी होती हैं, जैसे गेंदा हुआ, नेस्ट्रेशियम हुआ, बेसिल्स हुआ, ये इनको हम लगाएंगे तो इनके दो फायदे होंगे। एक तो ये फूल आएंगे तो बीज आएंगी, बीज आएंगी तो हमारा पॉलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, लौकी, तोरई, करेले, इन सब में अच्छे से सेटिंग होगा। और इस ये इनकी बदबू से कुछ कीड़े भी दूर रह जाते हैं, या ऐसा भी होता है ये ट्रैप भी करते हैं कि जैसे ये जो येलो कलर के ऊपर जितने कीड़े आएंगे वो इसके पास ही आएंगे, आपकी क्रॉप बची रहेगी। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि हम अब खरपतवार को नहीं होने दें, क्योंकि वो इंसेक्ट को इनवाइट करते हैं, वो उनके लिए होस्ट बन जाते हैं। अब हम वेजिटेबल्स की बात करें कि कौन कौन से लगा सकते हैं इस रेनी सीजन में, तो देखिए मैं इसको हमेशा डिफाइन करता हूँ फैमिली वाइज, क्योंकि जो भी फैमिली में जो जो उसके मेंबर्स होते हैं उन सबको एक सही ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे मालवे सीजन है, उसमें भिंडी होगी, तो भिंडी जो है वो 30 इंटू 1 फीट में 1 फीट दूरी पे लगाएंगे बरसात के सीजन में। इससे भी ज़्यादा अपन लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें ग्रोथ बरसात में ज़्यादा होती है, गर्मियों में कम थी पर अब ज़्यादा होगी। इसी तरह से सोलेनेसियस क्रॉप्स में चिली, टोमेटो, ब्रिंजल होंगे, इनकी हमें नर्सरी तैयार करनी होगी। कुकर बीट्स जो हम लगाएंगे, जो स्मूथ गार्ड, रिज गार्ड, लौकी, तोरई, करेला, कद्दू, इन सबको हम डायरेक्ट सोइंग करेंगे और दो दो सीड एक एक हिल के ऊपर लगाएंगे। फिर कुछ लेग्यूमिनस क्रॉप्स है जिसमें चावला और ग्वारफली आते हैं, इसको हम डायरेक्ट सोइंग करेंगे। और एक मैंने ये साइड में आप देखिए मैंने टैग लगाने का बना रखा है, जिससे आप उन जहाँ पे अपने सोइंग करिए, जब तक बीज नहीं उगता है या कई बार उगने के बाद भी हमें पता नहीं चलता अगर अपन शुरुआत कर रहे हैं कि ये बीज किसका उगा है, तो इस तरह से ये चम्मच के ऊपर या उस तरह के ऊपर जो अब मैंने बताया, इस तरह से स्टिकर लगा के भी हम ग्रो कर सकते हैं। लगा दिया जिस और तारीख लिख दी कि हमने कौन सी तारीख को बोया था। अब जैसे 15 दिन हो गए उगा नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि वो बीज खराब हो चुका है, तो हम वापस दोबारा करेंगे। 5-7 दिन में बीज उग जाता है बरसात के दिनों में ज्यादा से ज्यादा। तो इस तरह से अपन लेबल करके और तारीख डाल के इसको हम लगाएंगे। ये वेजिटेबल्स है जैसा मैंने आपको बताया। कुछ ये हर्ब्स हैं जो इस सीजन में लगाई जाती हैं, जैसे कैंगकोंग। जो कैंगकोंग जो होता है इसको हम कलमी शाक कहते हैं, ये बिहार में और बंगाल में ये बहुत खाया जाता है और ये बहुत आयरन होता है इसमें, तो इसको हमें अवश्य लगाना चाहिए। इन सब पौधों को मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि ये सब मैंने लगा रखे हैं। फिर लाल चौलाई, रेड एमरैंथस, फिर मलाबार स्पाइनेच जिसको पुई कहा जाता है। बंगाली लोग बिहार में, बंगाल में ये बहुत काम में ली जाती है, इसमें बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ब्लैक बेरीज भी आती है इसके अंदर। तो रेड मलाबार स्पाइनेच, ग्रीन स्पाइनेच, मलाबार, फिर पर्सलेन जो कुल्फा होता है, फिर स्वीट बेसिल, इनके जो होती है इसमें भी काफी अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये काम आता है गार्निशिंग वगैरह करने के लिए। तो ये प्लांट्स मैं आपको अभी सब दिखाऊंगा। अब एक चीज और है जो मैंने आपको पहले भी व्हाट्सएप पे डाली थी कि अगर आपके ये वेंडर के पास, वेजिटेबल वेंडर्स के पास अगर ये अरबी, अदरक, हल्दी उगी हुई आने लग गई है, इसका मतलब आपको ग्रो करनी है, इनको बोनी है। तो इनको बोने का सबसे अच्छा आसान तरीका यह है कि जिस मिट्टी में आपको बोना है उसमें आप, है ना, पहले से ही पानी डाल के इसको मॉइस्ट कर लें और पानी जब सब निकल जाए तब अपन इन उगो वो इनको जो स्प्राउटेड है इनको आप दबा दें, तो बहुत अच्छा तरह से होगा। अगर आपने ज्यादा पानी दिया तो ये सड़ जाएंगे, तो अपन को ज्यादा पानी नहीं देना है। फिर इसके अलावा अगर ये बड़ी बड़ी है, जैसे हल्दी बड़ी है या अदरक के बहुत सारे फिंगर्स हैं, उनको आपने छोटा कर लिया, तो उनको आप व्यवस्थित से या दूसरा आप जो भी सिनामोन वगैरह अपन यूज करते हैं उनसे आप पहले ट्रीट करें, उनको सूखने दें थोड़ा 1 दिन के लिए, फिर उसके बाद उनको दबाएंगे। तो अपन को जब तक वो उग के बाहर नहीं आ जाए तब तक पानी नहीं देना है। चाहे तो आप उसको प्लास्टिक शीट से भी ढक सकते हैं।
और जब उसको ये करीब 5-6 महीने ले लेंगे, तो अपन को जब हार्वेस्टिंग करनी होगी उसके 1 महीने पहले से अपन पानी को रोक देंगे, जिससे कि अपन को पानी इसमें कम देंगे। नहीं तो क्या होगा कि ऊपर पत्ते ज्यादा आते जाएंगे और ग्रोथ कम आएगी। फिर ये बरसात से कैसे बचा जाए? तो बरसात से बचने के लिए ये देखिए, मैंने अपने कंटेनर्स के ऊपर अभी जब बरसात आई थी तो मैंने ये प्लास्टिक शीट ढक दी थी। उससे क्या होगा, क्योंकि मैं तो वैसे भी सॉइललेस मीडियम यूज कर रहा हूँ तो पानी भर जाता था, ड्रेन भी होता है, कितना भी होता है, तो आप उसको कवर कर सकते हैं प्लास्टिक शीट से, जिससे कि एक्सेस पानी नहीं जाए। और स्टेकिंग कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो वाटर लॉगिंग रोकना है अपने को, गार्डन रेन कवर करना है, विंड प्रोटेक्शन करने के लिए कुछ सपोर्ट देना है, और जो डैमेज प्लांट पार्ट्स हैं उनको हटाना है। और अगर अपन ने कुछ प्रूनिंग या कटिंग करी है तो उसको अपन को या तो फेविकोल से या नेल पेंट से अपन को उसको सील करना है। ये आवाज आ रही है कहीं से जरा म्यूट। ये कुछ ऑनलाइन अपन सीट्स की बात होती है कि अगर अपन कहाँ से खरीदें, कुछ ऑथेंटिक जो मैंने पाई मेरे हिसाब से, वो ये कुछ वेबसाइट्स है जहाँ से आप अच्छी तरह से अच्छे बीज ले सकते हैं। हेयरलूम्स जो लिखा हुआ है उसका मतलब ये होता है कि वो सीड जो हमें विरासत में मिले, मतलब जो पिछले 50 सालों से लगाए जाते थे, पहले लगाए जाते थे देसी बीज, वास्तव में देसी बीज वही थे जो अब इम्प्रूव, जिसमें इम्प्रूवमेंट हो के अब हमारे पास जो आया है। जैसे पहले अपन को ध्यान हो तो पहले कद्दू भी बहुत बड़े बड़े होते थे, तरबूज 10-10 15-15 किलो के होते थे, वो हेirlooms थे। पर अब हमारी फैमिली साइज कम हो गए तो उसके हिसाब से छोटे छोटे से ब्रीडर्स ने छोटे साइज के तरबूज बना दिए, लौकी बना दी, तोरई बना दी, कद्दू बना दिए, जिससे कि खरबूजे बना दिए, तो जिससे कि आप अपने फैमिली साइज के हिसाब से अपने वेजिटेबल्स को परचेस कर सकें। तो मेरा प्रेजेंटेशन यहीं पूरा होता है। अब मैं इनवाइट करूंगा कि विशु सबको अनम्यूट कर दो। हेलो विशु। हाँ पापा कर सकते हैं, लोग अनम्यूट करते हैं। रिकॉर्डिंग बंद कर दूं? अनम्यूट कर दूं? हाँ जी। हेलो। हाँ हाँ जी, सर, मैं कौन शिखा। बोल? सर हाँ शिखा बोल रही शिखा हूँ। जी, आप दिख नहीं रही हो मेरे को जरा। सर वीडियो नहीं ऑन करूंगी, मैं बस पूछ रही हूँ ओके, आपसे नो कोई क्वेश्चन। बात नहीं। सर एक चीज पूछ रही थी मैं, ये जो सॉइल का टेम्परेचर होता है ना, तो मैडम एक मिनट मैडम, ये जो नहीं बोल रहा है अपने आप को अनम्यूट कर ले। जब आपको कुछ क्वेश्चन पूछना हो तभी अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ, अब शिखा जी बोलिए। जी सर। सर ये जो सॉइल का टेम्परेचर होता है, ये जैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस होती। हाँ जी, हेलो। हाँ शिखा जी। दूसरा ये कि जैसे सीड सीड जो होता है, हाँ जब जी। हम सो करते हैं, जैसे सीजन चेंज हो रहा है सपोज, हम्म, तो सीजन चेंज होने के बाद में जैसे सीड का वो सॉइल का ट्रीटमेंट हमें देना है, तो ये हम कैसे पता करेंगे? अगर अगर सपोज लीव्स में या स्टेम में कोई इन्फेक्शन नहीं आया है, तो सॉइल में कोई बैक्टीरिया, वायरसेस या फंगल स्पोर्स हैं या नहीं है, ये हमें कैसे आइडिया लगेगा? मतलब ट्रीटमेंट हमें करना है या नहीं करना है? राइट। तो उसमें क्या है कि अपन इससे पहले जो क्रॉप लगा रखी थी आपने, जी। उस अपन किचन गार्डनिंग लेवल पे बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आई थी? जैसे निमेटोड आ गया था, या पौधा सड़ गया था, जड़ सड़ गई थी, है ना। इससे अपन एज्यूम कर सकते हैं कि उसकी सॉइल में जरूरत है सॉइल ट्रीटमेंट की, है ना। कि हम उसमें अगर फंगल प्रॉब्लम आ गई है तो अपन ट्रीट करेंगे उसको बेविस्टिन से करेंगे, या
कुछ और ये आपका कॉपर ऑक्सीक्लोराइड्स वाले हैं, क्या कहते हैं इसको, कार्बेंडिज्म वगैरह भी अपन ऐड कर सकते हैं सॉइल ट्रीटमेंट में, और सॉइल सीट को भी ये कर सकते हैं। और फिर ये मतलब अपना पिछली क्रॉप की हिस्ट्री से अपन ये सोच सकते हैं कि हमें अगर कुछ रिजेनरेट करना है या सॉइल स्टेरिलाइज करने की जरूरत है तो करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। और सॉइल टेम्परेचर की जो बात आप कह रही हैं, तो सॉइल टेम्परेचर अपन मोस्टली जब बोया जाता है, ट्रांसप्लांट भी जब किया जाता है जब उस सॉइल को हम पहले से ही सेचुरेट करके छोड़ देते हैं, जिससे कि उसका नमी निकल जाए, तो सॉइल की हीट भी कम हो जाएगी। अगर अपन सूखी जमीन में जब भी डालेंगे तो एकदम सॉइल टेम्परेचर, वैसे भी पानी डालने से सॉइल का टेम्परेचर बढ़ता है, कम नहीं होता है। अपन ये सोचे कि पानी दिया है तो कम जाए, क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो सॉइल टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि है ना, पहले अपन उसको में नमी दे दें। जैसे बरसात के बाद अपन बोल रहे हैं बरसात होगी तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि काफी हीट कम हो जाती है। और कुछ बोलिए। जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना हो तो बोलिए। सर क्या हम अभी भी सब्जी लौकी तोरी बो सकते हैं क्या? मेरे को नाम नहीं दिख रहा है, नाम बताइए प्लीज। आपने वीडियो बंद कर रखा होगा तो। कौन बोल रहा है, नाम बताइए प्लीज। हेलो। भारती जी बोल रही थी, कौन बोल रहा है? हाँ अनीता जी, कुछ बोलना चाहती हैं आप? यस सर। हम्म, सर गुआवास में आपने मेरा गुआवा प्लांट देखा हुआ है, काफी फ्रूटिंग थी, खैर हवा में गिर गए, अब 2-4 बची हुई हैं, लेकिन फ्रूट्स जैसे विंटर में काफी जल्दी बड़ी हुई, इस बार फ्रूट्स बहुत धीरे बढ़ रही हैं, बहुत ही धीरे। सो कुछ कमी होगी न्यूट्रिशन प्लांट्स में, राइट? फ्रूटिंग अगर गिर रही है और अगर बहुत स्लो फ्रूटिंग हो रहा है तो एक तो आप अपना प्लांट का एज बताइए और कंटेनर का साइज बताइए। container is 22 inches. It's a big pot ओके। and 4-5 साल हो गए हैं, हाँ तो विंटर में अब, अच्छा फ्रूट आया। हाँ तो वैसे भी अपन को साल में एक बार फ्रूट्स लें तो अच्छा है, क्योंकि हाँ है ना, तो क्या होता है बड़े जो ट्रीज होते हैं ना जो जमीन में लगाते हैं, उसमें तो क्या कर लेते हैं अपन, मैनेज कर लेते हैं कि आधा ब्लॉसम इस सीजन में ले लिया, आधा दूसरे सीजन में ले लिया, है ना, तो अपने को पूरे साल मिल जाता है। हाँ वो बारहमासी नहीं होता है, बारहमासी तो अपन उसको बनाते हैं, है ना, कि जिससे, क्योंकि न्यू शूट्स पे हमेशा फ्रूट्स आएंगे, तो उस वजह से जो इसमें आ गए, तो हो सकता है जब तक नया फ्रूट, नया स्प्राउटिंग, नए ग्रोथ नहीं आएगी उसमें नहीं आएगा। और नेचुरली जैसे मैंने आपको कहा है कि जब भी फ्लावरिंग खत्म हो जाए उसके बाद अपन को पोटैश बढ़ाना है। और पोटेशियम। फ्लावरिंग, है ना, पोटाश का मैंने आपको न्यूट्रिएंट बताया कि है ना, आप इस तरह से आप फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। अगेन आप सागारे का जो मैंने आपको बताया वीड एक्सट्रैक्ट का, उसका आप हाँ स्प्रे फ्लावरिंग के बाद ही शुरू कर दें, ओके विद इन 15 डेज के बाद, तो उसमें उसको सारे न्यूट्रिएंट्स और क्या कहते हैं एंजाइम्स मिलेंगे, तो इसका आप ध्यान ओके रखें। ओके सर, थैंक यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ हाँ मैडम नमस्कार। नमस्कार। वो नींबू के पेड़ में ना, नींबू अभी लास्ट ईयर मैंने ग्राफ्टेड वाला लगाया था, लेकिन वो नहीं चल पा रहे हैं, तो उसमें एक सॉइल का क्या वो कर सकते हैं हम? एक तो ये बताइए कि कितना साल पुराना था वो नींबू? एक्चुअली वो पौधा लेकर आए थे, तो आई थिंक 2 साल हो गए अब। 2 साल का है ना, तो वैसे तो अभी टाइम लगेगा, 2 साल के बाद ही होगा। और इनमें फ्रूट्स में जितना लेट आए ना फ्रूट्स अपने कंटेनर में या जमीन उसमें में, है, ग्राउंड में, ग्राउंड में है जमीन में तो है। हाँ तो ग्राउंड में तो थोड़ा सा 1 साल
पीछे आता है, कंटेनर में थोड़ा जल्दी आ जाता है। वो जल्दी क्यों आ जाता है? क्योंकि शॉर्टेज रहती है न्यूट्रिएंट्स की, उन सब की, तो ज्यादा मैच्योरिटी आती है। अच्छा, लेकिन तो कुछ थोड़ा सा इम्प्रूव लेट। कर सकते हैं सॉइल हाँ, सॉइल सॉइल के इम्प्रूवमेंट? लिए तो मैंने आपको बताया कि अभी जैसे बरसात आ रही है, तो पहली बात तो ये है कि अपन एक उसके चारों तरफ एक थोड़ा सा एरिया छोड़ के एक नाली बना दें। सॉइल अच्छा को स्टेम से टच नहीं होना, मतलब टच रहना चाहिए, पानी टच नहीं होना चाहिए, राइट? अच्छा, है ना? ओके तो अभी तो क्योंकि अपन जो भी न्यूट्रिशन देंगे, वो जो अपन 1 फीट दूर जो नाली बना रहे हैं उसके चारों तरफ, जो करीब 6 से 9 इंच गहरी होगी, सारा न्यूट्रिशन अपन उसी में देंगे। ओके। तो तो न्यूट्रिशन क्या देंगे न्यूट्रिशन अभी? मैंने आपको बताया कि अभी इस टाइम अपन आपको एनपीके वाला दीजिए, या अ, अगर आप केचुए की खाद है आपके पास तो, या गोबर की खाद है तो उसका मैं आपको एक बार ध्यान होगा आपको कि मैंने बताया था कि उसका लिक्विड मैन्योर कैसे बनाएंगे। जैसे बोरी में डाल दिया आपने हाँ गोबर की हाँ खाद हाँ, को या केचुए की, उसको एक ड्रम में डाल दिया, है ना? जैसे अपन ओके। टी बैग्स को अपन करते हैं, इस तरह से मैंने आपको बताया था, ध्यान हो हम्म, तो हाँ उस जी बैग हाँ को जी। अपन 24 घंटे के बाद या 36 घंटे के बाद उसको निकाल लेंगे और फिर उसको अपन सब में पानी देंगे। ये तो एक हुआ ऑर्गेनिक वे। और अगर आप केमिकल यूज करना चाहती हैं तो आप जो स्प्रे कर सकते हैं अपन, और उसको ड्रेंच कर सकते हैं अपना ये जो सोल्यूबल केमिकल फर्टिलाइजर है जो मैंने आपको बताए हैं। और खासतौर से जब फ्लावरिंग का टाइम हो उस टाइम पानी रोकना है अपने को, और जब फ्रूट सेट हो जाए, आपको ध्यान हो तो हाँ, मैंने पिछली बार फ्रूट्स का बताया था कि जब छोटे छोटे से जब फ्रूट्स बन जाए उसके बाद अपन को पानी देना है, और उस टाइम अपन को पोटाश और फास्फोरस की मात्रा बढ़ा देनी है। ओके। तो आपको मैं एक पिक्चर भेजूंगी, उसमें कुछ लीव्स में भी कुछ प्रॉब्लम है, तो उसमें हाँ आपको आपसे पूछ लूंगी पर्सनली। हाँ हाँ हाँ, नहीं ग्रुप में डाल थैंक यू। दीजिए। आप ग्रुप में डालेंगे तो दूसरों को भी फायदा होगा, इसलिए मैं रिक्वेस्ट ओके, करता हूँ कि पर्सनली डालें, ग्रुप में डालें, तो 4 जने जो नहीं पूछा है या जिनके यहाँ होने वाली है वो उसको अपने आप उनको रेमेडी मिलेगी। ठीक है, ठीक। थैंक यू। ठीक है थैंक ओके। ओके। और कोई है? गुड इवनिंग Thank you. सर। सर सर हेलो कौन बोल रहे हैं? हाँ जी। सर, मैं भावना। हाँ भावना जी बोलिए। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो मेरे यहाँ पे लौकी और करेला और ये लगा हुआ है, अभी उनकी जो बेलें हैं काफी थोड़ी बड़ी बड़ी हो गई हैं, तो मैं एनपीके उसमें यूज करना नहीं चाहती। जैसे आपने बताया वेजिटेटिव फेज के लिए हम वो 12 90 90 90 यूज करते हैं, और बाद में जब उसका फ्लावरिंग का फ्रूट सेट का टाइम आएगा तब हम पी और के रिच फर्टिलाइजर यूज करें, वही पीके वाला। तो अगर हम ये एनपीके वाला बिल्कुल भी यूज ना करना चाहें तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे हम अच्छा फ्रूट सेट ले सकते हैं उनपे, मतलब अच्छी फ्रूटिंग हो जाए? फिर उसके लिए आपको लिक्विड मैन्योर यूज करना होगा, जैसे मैंने आपकी जी अभी भी बताया, है ना? जी 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 वो लिक्विड मैन्योर यूज करिए। अच्छा, फिर एक बात जो मैंने अभी कही है, जो आप आगे से ध्यान रखेंगी कि अपन को जी। प्रॉम वगैरह, प्रॉम जैसे मैंने आपको बताया था कि हाँ, प्रॉम एक फास्फोरस, यूज कर सकते हैं, मतलब फुल्ली ऑर्गेनिक हमें यूज करना हाँ तो है। आपको एक्चुअली प्रॉम यूज कर सकती हैं, बोन जी मील जी यूज कर सर। सकती हैं, पर ये सब है ना बोनस के टाइम ही डाल देंगे तो अवेलेबल हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, एट द टाइम ऑफ प्लांटिंग, हाँ मतलब एकदम जब आप सॉइल प्रिपेयर कर रहे हैं तभी उसी में हाँ मिक्स कर हाँ, दें, तभी पॉटिंग मिक्स क्योंकि में। इंस्टेंट नहीं मिलेगा ये। जी 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 सर। ठीक है। और सागरिका का स्प्रे करिए, बायो एंजाइम्स का यूज करिए। अच्छा अच्छा, जो सीवीड एक्सट्रैक्ट है हाँ उसका। सीवीड एक्सट्रैक्ट है। तो अच्छा, उसका जो स्प्रे होता है वो ही इफेक्टिव रहता है सर? उसको हाँ अपन वो सॉइल एप्लीकेशन नहीं उसका कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, उसमें डाल जी सकते हैं, पर फोलियर का इंस्टेंट होता है, जैसे अपन ग्लूकोज जी खा रहे जी हो जी। तो एकदम अपन यस को सर। एनर्जी आती है, उसी तरह से हम्म। फोलियर का तुरंत इफेक्ट आएगा। हालांकि जो फोलियर में जो दे रहे हैं उसका इफेक्ट कम समय तक रहता है, इसलिए अपन को यस। रिपीट करने के लिए कहा हाँ जाता है हाँ, शॉर्ट टाइम में रिपीट करना शॉर्ट रहेगा टाइम वो। में। पर आपको जैसे अभी कमजोरी आ रही है, आपने तुरंत ग्लूकोज खा लिया, आपको हम्म। ताकत आ गई, इसी तरह से विल्ट वो दिख रहा है कि येलोनेस है, पत्थर ड्रूपिंग हो रही है, तो अपन स्प्रे यूज कर लें और साथ में सॉइल में भी दे दें। जी सर। ओके, सर थैंक यू सर, थैंक यू सो अब मच। मैं फिर भूल जाऊंगा, गुड मैं आपको इवनिंग कुछ, सर। हाँ मैं प्लांट दिखा दूं फिर मैं भूल जाऊंगा, ठीक है? कुछ जो पिछली बार ऐसा ही हुआ था, है ना? एक बार देखिए, मैं मेरी आवाज आ रही है ना आपको? हाँ जी।
ये ये ग्रीन मलाबार स्पाइनच है। तो इसमें बहुत अच्छे न्यूट्रिशन होते हैं, आयरन काफ़ी होता है और इजीली ग्रो होता है काफ़ी। ये थोड़ा सा चिकना वाला होता है। हम लोग इसको पालक की तरह की जगह यूज़ कर रहे हैं। हमेशा पालक नहीं मिलता है अपन को, और मिलता है तो भी इतना फ्रेश नहीं मिलता है। आप जैसे इसको लगा लें अपने यहाँ पे, इसी तरह से मैं रेड वाला बताऊंगा। ये रेड भी, ये ग्रीन है और ये वो आगे मैं रेड बताऊंगा। तो इसमें हम अभी बरसात का मौसम आ रहा है, पकौड़ियाँ बनाइए इसकी, बहुत अच्छी बनेगी। अब मैं आपको ग्रीन रेड वाला दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये रेड वाला मलाबार स्पाइनच है और इसमें बहुत न्यूट्रिशन है। कलर से ही अपन कई बार सोच सकते हैं कि इतने बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे, इसमें आयरन काफ़ी है। तो अपन जो एंटी है उन सबको ये प्लांट्स लगाएं। इसको स्पाइनच, इसको अपने क्या कहते हैं, सूप बनाते हैं तो सूप में डालें और ये बहुत अच्छा ग्रो करता है। देखिए इसके पत्ते कितने बड़े बड़े। सर फिर से क्या नाम बताया आपने? इसको रेड मलाबार स्पाइनच, मैंने अभी पीछे स्लाइड दिखाई थी ना, हाँ जी। है ना, ये वो वाला प्लांट है, रेड मलाबार स्पाइनच। इसमें ब्लैक बेरीज आती हैं बाद में जब फ्रूट्स आते हैं, पर एक बार आप लगा लेंगे तो आपके घर में अपने आप उगेंगे खूब सारे। तो इसमें क्या, वो विदेशों में इसके जो बेरीज जो बनती हैं उनका उनका एनर्जी ड्रिंक में काम में लिया जाता है। तो ये देखिए कितना बड़ा और पॉट कितना छोटा सा। अगर आप कहीं भी जमीन में लगा देंगे जड़ें, इसको मैंने अंदर कंटेनर में दबा रखा था। तो तो ये सीजनल होता है क्या? ये सीजनल तो भी 6-8 महीने तो चलता ही है। बस में इसके अच्छा, उसके बाद नहीं बढ़ेगा ना, ये फिर निकाल देना चाहिए, दूसरा लगाएं। अपने आप फिर उसके अपने आप उगे हुए, ये दूसरा उगा हुआ है पौधा। हाँ, नहीं जो मैच्योर हो गया उसको निकाल देना। हाँ, वो उसकी क्या पत्तियां छोटी छोटी हो जाती हैं और उसकी बेरीज को हाँ। कलेक्ट कर लें। बेरीज को जो काले काले फ्रूट आते हैं, आप स्लाइड में आप देखना, उनको आप कलेक्ट कर लें और उनको बो देंगे 1 महीने बाद। नहीं, वो बेरीज से तो अपने आप निकल आए। मैं पूछ रही हूँ कि जो पुराना है उसको निकाल के फेंक दे। हाँ, उसको निकाल दीजिए। अब आपके पास जमीन है ना, इसलिए अपने आप उग जाएंगे। जिनके पास कंटेनर है उनको तो कलेक्ट करने पड़ेंगे ना। हाँ हाँ। सर इसकी कटिंग लग जाती है क्या मलाबार स्पिनच की? इसमें कटिंग नहीं लगती, पर अगर आप काटते हैं ना तो आसानी से लग जाएगा, कहीं हो तो जरूरत नहीं है। सर मैं आज यहीं रहना पड़ेगा है जी, आज यहीं रहना पड़ेगा। ये वो सिंक एक बार अच्छे से साबुन मार के साफ कर दें। हो रहा है, कोई बात नहीं। ये रेड एमरेंथस है, आप जानते हैं आपके मॉल्स वगैरह में बहुत मिलता है। ग्रीन, एक ग्रीन होता है चौलाई, ये रेड चौलाई है। ये भी आपका सैलेड में काम आएगा। ओके, देखिए ये ग्रीन एमरेंथस है। ये सब हम लोग, एक सब्जी हमारी इसी की होती है हमेशा, और हम लोग बना के रख लेते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसको बनाने के लिए, कि इनका कभी भी कुक नहीं करना चाहिए। स्टीयर, जैसे स्टीयर फ्राई कहते हैं ना, आप लोग ज़्यादा समझते हैं, कि जस्ट थोड़े से घी या तेल में इसको हल्का सा करके इसको करिए, जिससे इसके न्यूट्रिएंट ख़त्म नहीं हो, और इनको बना के रख लीजिए। फिर आप दाल में डालिए, पराठे में डालिए, किसी में भी डालिए। अगर आप सूखा बना लें, सूखा खाएं, है ना। तो ये बहुत न्यूट्रिशन वाली चीज़ है, आप सब लोग काफ़ी जानते हैं अच्छी तरह से। अब एक ये हो गया पर्सलन, कुल्फा, जो बहुत मिलता है। ये वीट्स है, ये सारे दीज आर ऑल वीट्स। तो पर्सलन जो है, ये कुल्फा हम काम में लेते हैं। इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि अगर जिसको स्टोन की प्रॉब्लम है, वो ऑक्जेलिक एसिड इसमें ज़्यादा होता है, तो वो इसको यूज़ में नहीं करें, क्योंकि वो स्टोन ज़्यादा बनेगा। ओमेगा 3 से बहुत अच्छा होता है, और भी कई तरह के। तो
आई सजेस्ट यू टू यूज ऑल दीज। अच्छा, इसके अलावा मैं बताता हूँ आपको, ये एक और हर्ब है, ये देखिए, इसको कलमी शाक कहते हैं, कैंगकोंग। कैंगकोंग इसका इंग्लिश नेम है, विदेशों में बहुत प्रचलित है। अगर आपको ध्यान हो तो हमने तो अपने बचपन में एक कॉमिक्स आता था, पॉपॉय द सेलर। एक कॉमिक्स आता था जिसमें वो जो पॉपॉय था वो एक डब्बे में से पालक निकाल के खाता था, स्पाइनच और उसमें बहुत सारी ताकत आ जाती थी। है, ये वही हर्ब है, लिटरेचर यही बताता है कि ये वही हर्ब है जो पॉपॉय खाता था। नदियों के किनारे जहाँ छोटे छोटे से नहरें होती हैं वहाँ पे इसको वाटर स्पाइनच भी कहा जाता है, ये वाटर स्पिनच भी कहा जाता है, क्योंकि तैरता रहता है पानी के ऊपर। इसमें इसके स्टेम जो होते हैं वो होल होते हैं, तो वो तैरता रहता है। तो इन सब चीज़ों का आप यूज करिए। एक दो और दिखाता हूँ मैं आपको, एक और नाम लिया था मैंने, ये दिस इज गोंगुरु। गोंगुरु ये मेरा फेवरेट है, ये आंध्र प्रदेश में उड़ीसा में बहुत होता है, अनीता जी के यहाँ होता है। पर इसके पत्ते होते हैं खट्टे, जिसको हम चटनी वगैरह में डालते हैं, फुल ऑफ विटामिन सी। इसमें बहुत सुंदर फूल भी आते हैं लाल रंग के, गोंगुरु कहते हैं इसको। ये बहुत, मतलब आप अपने घर में लगाइए, 2-4 पत्ते रोज खाइए शाम को, सुबह जब भी छत पे जाएं या नीचे गार्डन में जाएं। ये विटामिन सी तो आजकल इसमें बहुत ज़्यादा चला है। सर इसके बीज मिलते हैं या कटिंग से लगते हैं? ये गोंगुरु के बीज मिलते हैं, ऑनलाइन भी मिलते हैं, मैंने ऑनलाइन ही मंगवाए थे एक बार, उसके बाद तो वो अपने आप ही हो गए, भिंडी जैसा फ्लावर्स आते हैं। ये देखिए, ये दिस इज स्वीट बेसिल, आपने काफ़ी नाम सुना होगा। ये मैंने हर कंटेनर में लगा रखा है। इससे क्या फ़ायदा हो रहा है मेरे को कि एक तो निमेटोड्स नहीं आ रहे, इसके अलावा इसमें फूल जब आते हैं तो मधुमक्खियाँ बहुत आती हैं। तो मधुमक्खियाँ आएंगी तो आपके जितने भी पॉलिनेशन वाले जिनकी रिक्वायरमेंट है, दे आर, मधुमक्खी अच्छी पॉलिनेटर है, तो वो वहाँ पे आपके कुकर बीट्स में अच्छी तरह से पोलन सेट करेंगे। अब मेरा हाथी भी दिखाता हूँ आपको। ओके, ये मेंथा है, पुदीने फैमिली का। इसके ये यूपी वगैरह में, दिल्ली के आसपास खेतों में बहुत होता है। इसके आप 2 पत्ते भी खा लेंगे ना, ऐसा जैसे ये जो पिपरमेंट की जो गोलियां आती हैं उनका इतना तेज स्वाद आता है। मैंने तो अपने घर में पान भी लगा रखा है, तो इसके 2 पत्ते, पान का 1 पत्ता मिला के खा लेते हैं, खाने के बाद तो बस मजा आ जाता है। एक और चीज दिखाना बाकी रह गया, ये देखिए प्लांट जो मेरे यहाँ लगा, सॉरी, ये इंसुलिन प्लांट है। इसको डायबिटीज वालों के लिए सजेस्ट किया जाता है इसको। इसके पत्ते बहुत अरे बाप रे, घर में तो पानी आ रहा है। लंका आ रही है। तो इसको भी आप अपने घर पे लगाइए, पत्ते खाइए, खट्टा पत्ता है, बहुत अच्छा लगता है। और आखिर में आपको मैं एक और प्लांट दिखा दूं, इलायची। इलायची के प्लांट में इलायची भले ही नहीं लगे, पर इसकी जो खुशबू पत्तों में है वो बहुत अच्छी है, और इनको आप अपने ड्रिंक, चाय वगैरह में इनके पत्ते डाल सकते हैं। हाँ हाँ, ठीक है साहब, और किसी को कुछ पूछना है तो हम अगली एक और क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। वो दीमक का क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा लगता है कि सॉइल में दीमक है। पहली बात तो दीमक के लिए एक काम तो ये करें कि रात को गीली बोरी डाल दें जगह पे, है ना? अच्छा, तो आपके दीमक सब इकट्ठी हो जाएगी उसमें, अच्छा, और उसको हम बाहर फेंक आए या एक
मलहम बना ले मेलाथियन वाला, उसमें उस बोरी को झाड़ के कर, उस बोरी को झाड़ दें, उसमें अगर आप डिबो देंगे तो फिर बोरी दोबारा काम में नहीं आएगी, ठीक है, उसमें झाड़ दें या बाहर फेंक दें। दूसरा तरीका ये होता है कि है ना, आप ये नीम की खली, अगर आप केमिकल यूज करना चाहती हो तो वो टर्मेक्स वगैरह कुछ केमिकल्स आते हैं, वो यूज, नीम की खली यूज कर सकते हैं अपन, नीम के पत्ते दबा सकते हैं, नीम की निबोली को आप अपने प्लांट्स के चारों तरफ दबा सकते हैं, तो उससे आपका दिमक भी जाएगी और निमेटोड होंगे तो वो भी जाएंगे। अच्छा, है ना। एक और नीम तरीका है, एक और तरीका मैं बताता हूँ आपको। जो छोटा जो कुल्हड़ होता है उसको अपन ओके, जमीन में दबा दें, है ना, हाँ जी, छोटे छोटे छेद करके, और उसको जमीन में दबा के अंदर उसमें अपन कुछ शुगर सॉल्यूशन या गुड़ डाल के छोड़ दें पानी का, तो अच्छा, उसमें दिमक इकट्ठी होगी, वो लेवल पे रखें अपन, ठीक है, ओके, होल करके छोटे छोटे, है ना, और उसमें दिमक इकट्ठी होगी, उस कंटेनर को आप खाली करते रहें। अच्छा जी, है ना। तो ओके, ये दो चार अपन जो, अगर अपन एग्रो ऑर्गेनिक पे जाएंगे तो अपन यही यूज करेंगे। सर अच्छा जी, पर अगर इसको जमीन में रखेंगे तो उसके अंदर मिट्टी नहीं भर जाएगी? कवर करके देखिए, रखना है या ऐसे ही? मैंने आपसे कहा ना कि थोड़ा सा सरफेस के ऊपर रखना है, ओ ओके, है ना, इतना भी ऊपर नहीं रखेंगे जो चलते फिरते ठोकर लगे किसी को। ओके। आरती जी नमस्कार। नमस्कार ठीक, सर। थैंक यू। और बहुत बहुत ही अच्छा वेबिनार सर, और उससे भी अच्छा जो बहुत ज्यादा मुझे अट्रैक्ट कर रहा है वो है आपका पौधों से प्यार। वो आपके पूरे बॉडी लैंग्वेज में, आपके पूरे वेबिनार में मतलब कूट कूट कर भरा हुआ है, दिखता भी है। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सो मच नॉलेज सर। एंड आरती जी, सर एक मेरे अंदर क्वेरी है, और प्लांट्स में ऑलमोस्ट हमें हर चीज का रेमेडी मिल जाता है किसी भी बीमारी का। और एक जैसे मैं काम कर रही हूँ तो मैं देख रही हूँ यूथ में नशा की बहुत प्रॉब्लम है सर। तो क्या प्लांट में कोई ऐसी चीज है, कोई हर्ब है जो उनको च्यू करने से या खाने से उनको नशे की लत को थोड़ा कम किया जा सके, ऐसा कुछ है क्या सर? पुराने जमाने में अपन पान खाया करते थे ना मैडम, सर वो पान की पर वो बात से ही बिना मुझे तंबाकू लगा का, कि हाँ, उसी बिना बात से तंबाकू। मुझे लगा कि शायद ऐसा कुछ हो जो हम इस यूथ को ऑफर कर सकें और और उससे कुछ इसमें हेल्प मिल अब आपको मैं बताऊं, मैंने, आप शुरू से मैंने कहा था कि मैं 6 मंथ्स का कोर्स किया है मैंने अभी, वो एक्यूप्रेशर का। ओके, हाँ, तो वी हैव द रेमेडीज फॉर एवरी बुरी आदत, सिगरेट हो, तम्बाकू हो, शराब हो, है ना, वो सब है हमारे पास, और बहुत हैं। अगर आप चाहें तो अलग से अपन बात कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एंड थैंक यू कुछ सो मच। जैसे हमारे जो टीचर्स थे ना, अब एक कहानी मैं बताता हूँ। जो हमारे पहले टीचर, उन्होंने एक स्टोरी मेरे को बताई थी कि एक लेडी थी, वो बहुत तम्बाकू खाती थी, उसकी वजह से जब वो ट्रीटमेंट करने लगी के लिए आई तो उन्होंने उसको बिना बताए, है ना, ऐसे पॉइंट लगाए कि उसकी तम्बाकू छूट गई। तो वो शिकायत लेके आई कि मैं तम्बाकू नहीं खा पा रही हूँ, अच्छा, क्योंकि वो सालों से खा रही थी, उसके घर में सब खा रहे थे। जैसे कईयों को आदत होती है ना, मंजन, तम्बाकू का मंजन करके आधा आधा घंटे रगड़ते रहेंगे एक सड़क के किनारे बैठ के। तो उस लेडी ने उस ट्रीटमेंट को छोड़ दिया, ठीक होते हुए भी, कि नहीं तम्बाकू नहीं छोड़ सकती। अच्छा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो इच्छा शक्ति हुई, इच्छा शक्ति है, सही बात है ना। ठीक है सर, मैं बिल्कुल इस टॉपिक पर हम अलग से बात करते हैं। एंड चलो, थैंक यू, बहुत ही अच्छा वेबिनार, बहुत एंजॉय किया मैंने। थैंक यू सर। हेलो सर, हाँ गुड इवनिंग सर। साक्षी जी, हेलो। हाँ साक्षी जी, हाँ जी सर, कैसे हैं? बस बढ़िया है, आपके पोस्ट बहुत अच्छे आते हैं मैडम। सर, मेहमान गए? थैंक यू सर। अभी तो थोड़ा कम हो गया है सर। मेरा ना कोई बात पान के जो पौधे, बाकी काफी पौधे ना, उनके पत्ते लाइट येलो कलर के हो जाते हैं। नहीं। तो क्या कौन सा न्यूट्रिशन उसमें कम, येलो का मतलब तो मतलब सीन की बात लाइट ग्रीन, लाइट येलो
जैन मंदिर पे। हाँ, तो नाइट्रोजन की कमी है, इसका मतलब अपन को ऑर्गेनिक मैन्योर का मतलब वर्मी कंपोस्ट पेटीएम कर का देंगे पानी पिलाइए, पर नहीं पेटीएम नहीं चल रहा। अच्छा ठीक है है ना। ठीक है अगेन ओके सर उसको सर और आपने हाँ उसको जी डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए, अपन को किसी पेड़ की छाया में होने चाहिए। हाँ अगर पेड़ आपने की छाया में है और अगर आपने किसी को पॉट में लगा रखे हैं उसको, या जमीन में भी लगा रखे हैं, पॉट में ही है तो अगर पॉट में है तो अपन जो मनी प्लांट के लिए जो स्टिक लगाते हैं ना, कोको इसकी मॉस वाली, हाँ जी मॉस से हाँ जी मॉस स्टिक आप उसमें लगा हम्म दीजिए और उसमें उसको ग्रो कर दीजिए। उसकी जो जड़ें निकल के मॉस में हो जाएंगी तो वो अपने आप आपको ज्यादा पत्ते बड़े हो जाएंगे उसके। नहीं वो या पास में कोई जमीन ये छत है ना, छत पकड़वा दीजिए, सॉरी दीवार पकड़ा दीजिए, है अच्छा ना। तो जैसे कैल्शियम मिलेगा मनी प्लांट जो हाँ दीवार जी पकड़ लेता है उसके पत्ते बड़े हो जाते हैं ना, आपने देखा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है ट्राई करते हैं सर और एक ये मेरे को नहीं पता तरबूज जैसे पकता है तो उसको कितना टाइम लगता है लगभग पकने में। जैसे मैंने एक मेरा लगा हुआ था तो तोड़ लिया पर वो अंदर से पूरा कच्चा निकला क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये पक गया कि नहीं। तरबूज समझ नहीं आता ना। जहाँ से वो जहाँ वो हाँ डंठल होता है ना मैडम, अब खेतों में तो क्या हाँ होता जी है, पौधा वो जो पौधा है ना अपना फ्रूट को छोड़ देता है। अच्छा ओके हाँ वेट करना चाहिए हाँ, उसका वेट करना चाहिए और डंठल पीला होना शुरू हो जाएगा। डंक जहाँ अच्छा ठीक है अगले वाले के लिए यही वेट करेंगे। ओके थैंक यू सर बहुत अच्छा ओके, वेबिनार था। ओके थैंक यू। तो अगला वेबिनार हम फ्लावर्स वगैरह पे सोच रहे हैं देने की, ठीक है। ठीक, थैंक यू फॉर ऑल, Thank you, नमस्कार। sir. As always. ओके। थैंक यू